नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग जहां भी होंगे, जैसे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। साथियों, हम इकोनॉमिक्स जीएस में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से शुरू किए हैं और उसी क्रम में हम चैप्टर वाइज चैप्टर करके एक एक करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी, मतलब कि इकोनॉमी इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है, प्रकार, ये सब सारी चीजें वहां पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो इकोनॉमी की होती है हमने वहां पे पढ़ा। फिर सेकेंड चैप्टर में आया हमने तो नेशनल इनकम पढ़ा। नेशनल इनकम क्या है, कैसे है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, हमने सारी चीजें क्लियर की। आज उसी क्रम में हम साथियों आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। इस टॉपिक से एक आधे क्वेश्चन हर साल हर एक एग्जाम में आता है, आईएएस से लेके छोटे एग्जामों तक हर साल एक आधे क्वेश्चन तो जरूर ही जरूर आता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। मेरे चैप्टर का नाम है साथियों, यहाँ पे हमने लिख दिया है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति के कारण क्या क्या है, मुद्रास्फीति के क्या कैसे उसका अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है, मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हमको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। साथियों, आज के समय में हर एक इंसान एक समस्या से पीड़ित है साथियों। एक समस्या उसको हमेशा परेशान करती रहती है, वो है महंगाई के। सब लोग कहते हैं यार महंगाई बढ़ रही है, यार सरकार की फेलियर है, या आरबीआई बैंकों की फेलियर है। हर एक, ये भारत की समस्या नहीं है साथियों, ये विकसित देश से लेके विकासशील देशों से लेके अल्प विकसित देश, सारे देशों की यही एक समस्या है, महंगाई की। महंगाई की वजह से साथियों बहुत सारे देशों में सरकार पलट जाती है। आप आप इमेजिन कीजिएगा, कल्पना कीजिएगा एक चीज को, आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप आज जो है मार्केट गए और आपने आज जो है समोसा खरीद के लाया, और वो समोसे की कीमत साथियों 10 रुपए है, ठीक है। आज आपने समोसा खरीदा, उस समोसे की कीमत 10 रुपए है। यही समोसा आप एक साल बाद खरीदने गए, वही समोसा आपको 15 रुपए में वही दुकानदार ने दिया, उतनी ही साइज की समोसा, सेम समोसा आपको 15 रुपए में दिया। तो आपके दिमाग में चलेगा यार कि यार 5 रुपया बढ़ गया, क्यों बढ़ गया भाई? तो आप कहोगे महंगाई आ गई। इसी को साथियों सिंपल शब्दों में कहते हैं इन्फ्लेशन। वस्तु के दामों में जो वृद्धि होती है एक समय के बाद, उसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। सिंपल सा अर्थ साथियों इसका, एक अगर साधारण शब्दों में अगर अर्थ लगाना चाहें तो इन्फ्लेशन का अर्थ महंगाई से भी लगा सकते हैं। एक सिंपल सा टर्म में होती बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें एक सिंपल सा अर्थ लगाएं तो महंगाई। इस समस्या से साथियों सिर्फ हम और हमारे देश में लोग ही पीड़ित नहीं है, इस समस्या से सारे देशों के सभी लोग समस्या से ग्रसित हैं। इस वीडियो के माध्यम से साथियों हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, कैसे होता है। इन सब चीजों के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। महंगाई कैसे कंट्रोल की जाए, महंगाई क्यों होती है, इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। और आज हम यहाँ पे अपना क्या क्या पढ़ेंगे ये भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि हम किस क्रम में साथियों आज के वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति की परिभाषा देखेंगे, ठीक है साथियों। सेकंड पे आएंगे मुद्रास्फीति के क्या क्या कारण है, मुद्रास्फीति किन किन कारणों से हो सकती है। जैसे इसमें तीन चार कारण होती है साथियों, बेसिक कारण, जैसे मांग जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति, आयातित मुद्रास्फीति, कालाबाजारी, जमाखोरी, इन सबके कारण से भी मुद्रास्फीति बढ़ती है। मुद्रास्फीति का कारण जानने के बाद हम मुद्रास्फीति के प्रकार पे आएंगे। मुद्रास्फीति के कौन कौन सी प्रकार है, उसमें हम 5-6 प्रकार एक एक लाइन के 60 में 10 मिनट में वो देख लेंगे। फिर हम विभिन्न अवधारणाएं जो बेसिक का वेरियस कॉन्सेप्ट है तो उसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। डिसइंफ्लेशन क्या होती है, डिफ्लेशन क्या होती है, रिफ्लेशन क्या होती है, स्टैगफ्लेशन क्या होती है, स्क्यू इन्फ्लेशन क्या होती है। यहाँ से साथियों एक एक लाइन का ये भी परिभाषा है, आराम से समझेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में हम फिलिप्स वक्र देखेंगे और इसके बाद हम इस वीडियो में इतना ही समझेंगे साथियों। यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है, ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, तो इसमें हम 2 या 3 वीडियो के माध्यम से आपके समझ रखने की कोशिश करेंगे साथियों। तो हम इस वीडियो में इतना टॉपिक कवर करेंगे और फिर जब इन्फ्लेशन का जो सेकंड वीडियो आएगा, सेकंड पार्ट आएगा, उसमें हम जो इससे बचेगी, जैसे इन्फ्लेशन का किन किन वर्गों पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है ये जानने की कोशिश करेंगे। इन्फ्लेशन से संबंधित और भी टर्म है साथियों, वहां पे वो जानने की अगले वीडियो में कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम ये चीजें जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, मुद्रास्फीति का परिचय देते हैं और मुद्रास्फीति की क्या परिभाषा है इसको लिखते हैं। फिर उसके बाद हम कारण, प्रकार और विभिन्न टैरिफ और फिलिप्स वक्र पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम परिचय लिखते हैं साथियों। साथियों आपको हमने बताया कि मुद्रास्फीति एक तरह से इसको हम महंगाई के रूप में भी ले सकते हैं। जैसे कोई भी वस्तु है, कोई भी सेवा है, आज जिस कीमत पे मिल रही है,
अगर आने वाले समय में उसकी वस्तु या सेवा के मूल्य में वृद्धि हो जाए। जैसे आज आपको एग्जाम्पल दिया ना कि समोसा आप खरीदने गए 10 रुपए की, वही समोसा आप साल भर बाद खरीदने गए तो 15 रुपए की हो गई। तो आपको ये समझना जरूरी है साथियों कि वस्तु और सेवाओं के दाम में क्रमिक रूप से जो वृद्धि होती है उसको हम इन्फ्लेशन से भी जोड़ सकते हैं। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है साथियों महंगाई। महंगाई होता है, महंगाई ही नहीं होता साथियों, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन महंगाई से भी इसको जोड़ के देखा जा सकता है। तो इसकी परिभाषा अगर देने जाएंगे साथियों तो इन्फ्लेशन क्या है, इसको हम एक परिभाषा के तहत आसानी से समझेंगे कि इन्फ्लेशन है क्या। ठीक है, इसकी एक परिभाषा लिखते हैं साथियों कि इन्फ्लेशन क्या है, उसके बाद हम इस पे चर्चा करते हैं। तो इन्फ्लेशन है क्या, इसको हम साथियों 3 टर्म में बांटते हैं। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, सीधे इन्फ्लेशन पे चर्चा करते हैं। इन्फ्लेशन क्या है साथियों, इन्फ्लेशन में क्या होती है, एक निश्चित वस्तु और सेवाओं के मूल्य में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो वस्तु और सेवा के मूल्य में क्या होती है, जैसे आपके समोसा का दाम जो है 10 से 15 हो गया, तो वस्तु और सेवा के मूल्य में क्या होगी, वृद्धि। वस्तु और सेवा के मूल्य में क्या होगी, वृद्धि होगी। मतलब वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो मुद्रास्फीति में क्या होगी, पहला चीज कि वस्तु और सेवाओं के मूल्य में क्या होगी, वृद्धि होगी। दूसरा, ये जो वृद्धि होगी साथियों ये अल्पकालिक नहीं, जैसे आज बढ़ा फिर कल कम हो गया, फिर परसों बढ़ा फिर अगले दिन कम हो गया, ऐसे नहीं होती। मुद्रास्फीति में क्या होती है साथियों, मुद्रास्फीति में जो वृद्धि होती है वो दीर्घकालिक रूप में होती है। जैसे बढ़ गया तो लगातार लंबे समय तक वो बढ़ा ही रहता है, तो क्या हो गई, दीर्घकाल में। देखो मुद्रास्फीति, मनी इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन शब्द इन्फ्लेशन से बना हुआ है। इसमें क्या होता है साथियों, वस्तु और सेवा के मूल्य में क्या होती है, वृद्धि होती है। और वो वृद्धि 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते की नहीं होती, वृद्धि जो होती है लगातार बनी रहती है, तो दीर्घकाल में होती है। तो वस्तु और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो, वो भी कब तक, दीर्घकाल तक, दीर्घकाल तक वृद्धि हो। दूसरी चीज, ये चीज हो गई वस्तु और सेवाओं के, जैसे समोसा 5-10 का था वो 15 का हो गया, तो वस्तु और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो गई। लेकिन वो 15 नहीं, 15 ऐसा नहीं कि 15 हुआ है तो फिर वो घट के फिर अगले दिन 10 हो जाएगा, नहीं, वो बढ़ गया तो बढ़ गया, अब लगातार दीर्घकाल तक बनी रहेगी। तो वस्तु और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होती है, कब तक, दीर्घकाल तक। और तीसरी इसमें मुद्रास्फीति में एक चीज आती है साथियों कि यहाँ क्या होता है, जो आपके पैसे की जो कीमत है, पैसे की जो वैल्यू है, आपके रुपए की जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। अभी समझेंगे कैसे कम होती है एक एग्जांपल के तहत आपको। तो यहाँ पे क्या होती है, रुपए की वैल्यू क्या होती है, रुपए की जो कीमत होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, साथ साथ लिखते रहना। इन्फ्लेशन में क्या होता है साथियों, वस्तु और सेवा के मूल्य में वृद्धि होती है, वो भी कब तक, दीर्घकाल तक। जहां और क्या होता है इन्फ्लेशन में, रुपए की जो कीमत है कम हो जाती है। जैसे रुपए की कीमत, ये तो आप समझ रहे हैं कि सेवा वस्तु सेवा के मूल्य में वृद्धि हो गई, वो भी दीर्घकाल में तो होनी चाहिए। और तीसरी चीज है कि रुपए की कीमत में क्या होती है, रुपए की कीमत जो होती है गिर जाती है, रुपए की कीमत जो होती है कम हो जाती है। जैसे साथियों समझिए एक चीज कि आप, आपको समोसा से ही आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे आप 10 रुपए में समोसा लेके आ रहे थे, ठीक है, अब आप वो 15 रुपए दे के लाओगे, तो 15 रुपए देने जब जाओगे ना साथियों, तो आपके क्या हो गई, आपका जो वस्तु का जो कीमत है, वस्तु का कीमत तो बढ़ा ही है, और दूसरी बात आपकी जो पैसा है उसकी कीमत गिर गई है। जो आप 10 रुपए में देके खरीदते थे अब आप वो 15 रुपए देके खरीद रहे हो, है ना। 10 रुपए देके जो खरीदते थे अब आप वो 15 रुपए देके खरीद रहे हो, तो 5 रुपए कहीं ना कहीं आपका जो मूल्य है वो ज्यादा चुका रहे हो, तो आपकी जो पैसा है उसकी मूल्य जो है वो गिर चुकी है। ठीक है, 1 सेकंड रुकना, बस 1 सेकंड। साथियों जैसे हमने समझने की कोशिश की कि मुद्रास्फीति में क्या होता है, वस्तु और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होती है, वो भी दीर्घकाल तक होती है, और रुपए की कीमत कम हो जाती है। रुपए की कीमत, जैसे आप जो 10 रुपए में देके ला रहे थे 15 रुपए में देके ला रहे थे, तो आपको ज्यादा रुपए चुकाना पड़ रहा है, तो इस प्रकार से क्या हो गया, आपके रुपए की कीमत गिर गई है। अगर वही आप सामान अगर 10 रुपए की जगह 5 रुपए देके लाते तो 5 रुपए में ज्यादा सामान लेके आते, हाँ, है ना,
कि 10 रुपए में आप फिर 2 समोसा लेके आते। अगर वो 5 रुपए का समोसा हो जाती तो आपके रुपए की कीमत क्या होती, बढ़ जाती। लेकिन आप ज्यादा पैसा देके सामान ला रहे हो तो यहाँ क्या हो गई, रुपए की कीमत गिर गई। तो मुद्रास्फीति में क्या होती है, एक परिभाषा है, लिखिए आराम से कि मुद्रास्फीति क्या होती है। हेडिंग दीजिए मुद्रास्फीति, उसके नीचे लिखिए कि कुछ निश्चित वस्तु और सेवाओं के मूल्य में, कुछ निश्चित वस्तु और सेवाओं के मूल्य में क्रमिक रूप से दीर्घकाल तक, कुछ वस्तु और सेवाओं के मूल्य में क्रमिक रूप से दीर्घकाल तक वृद्धि होती है। कुछ वस्तु और सेवाओं के मूल्य में क्रमिक रूप से दीर्घकाल तक वृद्धि होती है और रुपए की कीमत कम हो जाती है, तो हम कहेंगे कि उस अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति आ रही है। ठीक है, मुद्रास्फीति का सिंपल सा अर्थ होता है साथियों कि मुद्रास्फीति क्या होती है, वस्तु और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होती है, वो भी दीर्घकाल तक होती है, और रुपए की कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। रुपया जो है हमारा वैल्यू उसका कम हो जाता है। कैसे होता है अभी समझाते हैं कि अब इस आगे चलते हैं कि रुपए की कीमत कम हो जाती है तो इनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, अभी हम समझेंगे। ये मुद्रास्फीति की परिभाषा हो गई। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं साथियों, एक चीज यहाँ पे समझते चलते हैं। मुद्रास्फीति क्या है समझ गए, मुद्रास्फीति की परिभाषा क्या है ये भी आपको बता दिया। यहाँ पे क्या होगा साथियों, मुद्रास्फीति में क्या क्या होता है। मुद्रास्फीति में साथियों आपके जो है, जैसे आपको हमने बताया कि वस्तु और सेवाओं का मूल्य क्या होगा, वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य क्या होगा, सेवाओं के मूल्य में, सेवाओं के मूल्य में क्या होगी, वृद्धि होगी। वस्तु और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होगी। रुपए के मूल्य में क्या होगी, रुपए के मूल्य में क्या होगी, कमी होगी। वस्तु और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होती है मुद्रास्फीति में। मुद्रास्फीति में क्या क्या होता है, वस्तु और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होती है, रुपए के मूल्य में कमी होती है। रुपए के मूल्य में कमी का होने का मेन रीजन क्या होता है साथियों पता है, रुपए के मूल्य में कमी इसलिए होती है क्योंकि बाजार में या लोगों के पास जो है रुपया बहुत अधिक होता है। अगर आपके पास रुपया अधिक है तो आप बाजार में जाओगे उसको खर्चा करने के लिए, तो आप जब बाजार में खर्चा करने जाओगे ना, देखो आपके पास रुपया जब अधिक होगी, किसी भी चीज की अधिकता होगी तो उसका वैल्यू क्या होता है, कम होता है। जैसे आपके पास अगर कोई भी चीज है या आपको किसी चीज को ज्यादा वैल्यू दे रहे हो, किसी चीज को आपके पास अधिकता हो गई है तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर रुपए के मूल्य में कमी हो रही है, इसका सिंपल सा मतलब है कि रुपया जो है बाजार में वो अधिक है। तो रुपया क्या है, रुपया जो है वो रुपए की मात्रा जो है बाजार में क्या है, अधिक है। रुपया जो है साथियों वो अधिक है। रुपया अधिक है मतलब, रुपया का मतलब लिक्विडिटी, तरलता, इसको हम कहते हैं तरलता। तो तरलता क्या है, लिक्विडिटी क्या है हमारी, तरलता क्या है, अधिक है। तरलता अधिक होगी। अब आपके पास रुपया अधिक है, आपके जेब में पैसा बहुत अधिक है। ठीक है, आपके जेब में अगर पैसा अधिक है तो आप मांग भी ज्यादा करते हो। अगर आपके पास जैसे आपके जेब में अभी 100 रुपया है तो आप जाओगे सोचोगे यार 100 रुपया है, चलो कुछ खाते पीते हैं, कुछ डिमांड करोगे, कुछ खरीदोगे। तो आपके पास अगर पैसा या तरलता की मात्रा अधिक होगी तो आप क्या करोगे, आप डिमांड करोगे। तो रुपए मुद्रास्फीति में क्या होती है, वस्तु और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होगी, रुपए के मूल्य में कमी होगी, रुपया अधिक होगा, मतलब बाजार में क्या होगा, बाजार में तरलता क्या होगी, तरलता कहाँ, तरलता जो है वो बाजार में क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, बाजार में तरलता अधिक होती है। सिंपल सा चीज समझिए, मुद्रास्फीति वस्तु और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होती है, रुपए के मूल्य में कमी होती है और रुपया अधिक होता है। रुपया अधिक क्या मतलब, बाजार में तरलता जो होती है, लिक्विडिटी जो होती है वो अधिक होती है। एक हम आपको ग्राफ से समझाने की कोशिश करते हैं साथियों, ये लिख लेना। ठीक है, जैसे समझिए, आपको एक टर्म अच्छा यहाँ पे समझाते चलते हैं, मुद्रास्फीति पे आते हैं हम लौट के फिर से। अभी हम आपको एक टर्म समझाते चले साथियों यहाँ पे कि मांग, आप कहोगे कि सर मांग और पूर्ति ये क्या होता है, सर आप बार बार शब्द कर रहे हो कि मांग अधिक होगा पूर्ति अधिक होगा। तो एक चीज हम आपको यहाँ समझाते चले साथियों कि मांग और पूर्ति क्या होता है। तो आपको एक चीज बता दें साथियों कि बाजार की जो अर्थव्यवस्था होती है, जैसे आपको हम अर्थव्यवस्था पढ़ाएं तो देश की अर्थव्यवस्था होगी, किसी समाज की अर्थव्यवस्था होगी, किसी घर की अर्थव्यवस्था होती है, किसी बाजार की अर्थव्यवस्था होती है। तो उसी तरीके से किसी देश की जो बाजार होती है उसकी अर्थव्यवस्था सर साथियों दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक मांग पे और एक पूर्ति पे। एक लाइन में हम समझते हैं फिर अपने टॉपिक पे वापस लौटते हैं। देखो बाजार जो अर्थव्यवस्था होती है साथियों,
जो बाजार की अर्थव्यवस्था होती है ये दो चीजों से मिलकर बनी होती है। बाजार की जो अर्थव्यवस्था दो दो चीजों पे निर्भर करती है, एक मांग पे निर्भर करती है और एक पूर्ति पे निर्भर करती है। मतलब डिमांड पे निर्भर करती है और सप्लाई पे निर्भर करती है। ठीक है, किसी भी वस्तु की जितनी ज्यादा मांग होगी, देखिए समझिए आप इस चीज को, आपके अगर अगर आप किसी भी वस्तु की जितनी ज्यादा मांग करोगे, जितनी ज्यादा डिमांड करोगे ना, उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अगर आप जैसे ये मार्कर है, मार्कर का बाजार में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इसका कीमत क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा समझिए, जैसे आपके पास आपके घर में जैसे मान लो कि आप कोई सामान बाजार में खरीदने जाते हैं और एक ही दो ही चार पीस सामान वो बाजार में बचा हुआ है, मान लेते हैं कि पांच पीस वो सामान दुकान पे पड़ा हुआ है किसी दुकान पे। आप कई लोग वहां पहुंच गए, 10 लोग पहुंच गए, बोले हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, वो भी बोल रहे हैं हमको भी चाहिए। तो आप क्या करोगे, वो दुकानदार क्या करेगा कि यार पांच लोग तो पांच तो सामान बचा है और 10 लोग डिमांड कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा है तो एक काम करो, खरीदे 10 में से तो 5 तो खरीद ही लेगा। तो काम करते हैं ना कि यहाँ पे इसकी जो डिमांड डिमांड बढ़ी है, इसकी हम जो क्या करते हैं, इसकी कीमत जो है बढ़ा देते हैं। तो जब मांग मांग बढ़ती है ना तो वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो सिंपल सा कहने का मतलब यह है कि जब बाजार में किसी भी वस्तु की जब डिमांड बढ़ती है तो डिमांड जब बढ़ेगी तो उस वस्तु की क्या होगी, कीमत बढ़ जाएगी। तो मुद्रा मांग का मतलब हो गया, अगर किसी वस्तु की मांग अगर बढ़ती है तो उसकी क्या हो जाएगी, कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और पूर्ति क्या होती है, सप्लाई। सप्लाई का मतलब जैसे कोई भी फैक्ट्री है, जैसे कोई भी कंपनी आपको किसी चीज का उत्पादन कर रही है, जैसे मान लेते हैं सैमसंग कंपनी मोबाइल बना रही है। अगर सैमसंग कंपनी अपनी मोबाइल, जैसे मान लेते हैं 500 यूनिट मोबाइल वो बना रही है हर महीने, 500 यूनिट, तो 500 यूनिट मोबाइल वो हर महीने बना रही है, तो सप्लाई कितने की हो रही है, 500 यूनिट प्रति महीने की उसकी सप्लाई हो रही है। लेकिन मांग बढ़ने से लोगों के पास पैसा बढ़ा, लोगों के पास पैसा आया, बाजार में पैसा बढ़ा, तो मांग क्या हो गई, बढ़ गई। अब ये 500 और फिर मांग बढ़ गई तो, लेकिन सैमसंग कंपनी तो 500 यूनिट मोबाइल बना रही है, तो इसका मतलब है कि सैमसंग क्या करेगी, अपने जो मोबाइल की कीमत है उसको बढ़ा देगी, क्योंकि लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। तो सप्लाई क्या होता है, सप्लाई का मतलब ये है कि पूर्ति। सप्लाई का मतलब सिंपल सा है कि पूर्ति। जैसे कोई भी कंपनी हो गई, कोई भी उद्योग हो गया, कोई भी बिजनेस हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, वहां पे किसी भी वस्तु की कितनी पूर्ति हो रही है, मतलब वो वस्तु कितना कितना मार्केट में आ रहा है। अगर पूर्ति अधिक होगी, पूर्ति अधिक भी होती है, पूर्ति कम भी होती है। अगर जैसे डिमांड ज्यादा है तो क्या करेगी, कंपनी अपनी सप्लाई को भी बढ़ाती है। अगर मांग कम है तो कंपनी अपनी सप्लाई को भी, पूर्ति को भी क्या करती है, कम करने की कोशिश करती है, जिससे उसकी लागत जो है बची रहे। तो मांग क्या होती है, मांग बढ़ने से क्या होती है, कीमत बढ़ती है। सप्लाई का सिंपल सा अर्थ है, सप्लाई का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी या उद्योग कितनी वस्तु का उत्पादन कर रहा है, वो उसकी पूर्ति होती है। पूर्ति, देखो जब पूर्ति, अगर जैसे मांग बढ़ी हुई है, ठीक है, अब एक चीज समझना यहाँ पे इनका संबंध। जैसे मांग मांग किसी भी, जैसे हम सैमसंग कंपनी का ही उदाहरण समझते हैं। सैमसंग कंपनी का जो है मोबाइल की मांग जो है बढ़ी हुई है, ठीक है, मांग बढ़ी हुई है। सप्लाई, जो पूर्ति है, जो सप्लाई है, वो अगर मांग के बराबर है तो कीमत क्या होगी, स्थिर होगी। जैसे सैमसंग कंपनी जो है, अगर वो 100 यूनिट प्रति महीने बना रही है पूर्ति, और मांग भी 100 यूनिट की है, तो कीमत क्या होगी, उस सैमसंग जो मोबाइल की जो कीमत है वो क्या होगी, स्थिर रहेगी। लेकिन अगर मांग बढ़ जाए और पूर्ति जो है उतनी ही रहे, अगर मांग बढ़ जाए तो किसी वस्तु की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी कीमत क्या हो गई, बढ़ जाएगी। तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, कोई भी वस्तु है, अगर मांग बराबर पूर्ति होगा तो कीमत क्या होगी, स्थिर होगी। अगर किसी वस्तु का मांग बढ़ जाए, पूर्ति उतनी ही रहे, तो कीमत क्या होगी, उसकी बढ़ जाएगी। मांग कम हो जाए, डिमांड जो है वो कम हो जाए, डिमांड जो है
डिमांड जो है वो कम हो जाए पूर्ति से, तो कीमत क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, तो मांग और पूर्ति का 3 संबंध होता है साथियों। जैसे अगर मांग अगर पूर्ति के बराबर है तो किसी वस्तु का कीमत जो होता है स्थिर रहता है। मांग अगर बढ़ेगी, डिमांड अगर बढ़ेगी, तो पूर्ति जैसे मान लो 100 यूनिट की उसकी आपूर्ति हो रही है और मांग हो गई 200 यूनिट की, तो अपना कीमत क्या करेगा, वो बढ़ा देगा। मांग है उसकी 100 यूनिट का, उसका पूर्ति है 100 यूनिट का सैमसंग का, लेकिन मांग है 50 यूनिट की, तो कीमत क्या करेगी, घटा देगी, बोली यार घटाओ इसको भी निकालो फटाफट। तो मांग कम हो गया, पूर्ति उतनी है, तो कीमत क्या होगी, घट जाएगी। ये 3 संबंध होता है मांग और पूर्ति में। ठीक है, मांग बराबर पूर्ति तो कीमत स्थिर रहेगी, मांग ज्यादा होगी पूर्ति से तो कीमत बढ़ जाएगी, मांग कम होगी पूर्ति से तो कीमत घट जाएगी। ये मांग और पूर्ति का संबंध होता है। ठीक है, अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मांग और पूर्ति का। इसी पे हमारी जो मुद्रा है, इसी पे हमारी अर्थव्यवस्था जो है वर्क करती है। कैसे करती है, अब आपको समझाते हैं। ये लिख लेना तीनों कि कैसे कैसे वर्क करती है। ठीक है, अब देखना एक चीज, हमने आपको बताया स्टार्टिंग में कि मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति में जो वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य होता है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि मुद्रा की जो मनी होती है वो लोगों के पास अधिक होती है, इसलिए मुद्रा का मूल्य भी क्या होता है, कम हो जाता है। हमने यहाँ पे 3 चीजें लिखी थी, वस्तु और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि दीर्घकाल तक, और रुपए के मूल्य में कमी। रुपए के मूल्य में कमी क्यों होगी, हमने आपको ये मांग और पूर्ति के अगर आपको याद समझ में आ गया होगा, तो रुपए के मूल्य में कमी इसलिए होगी क्योंकि रुपए के मूल्य, रुपया जो होगा वो बाजार में अधिक होगा, तो जो चीज अधिक होगा उसका मूल्य क्या होगा, कम हो जाएगा। तो रुपए के मूल्य में देखो, अगर बाजार में एक चीज समझना यहाँ से ग्राफ से, अगर बाजार में रुपए की जो आपूर्ति है, ये पूर्ति, रुपए की जो पूर्ति है, रुपए की सप्लाई जो है, अगर बढ़ जाए, ठीक है, अगर बाजार में रुपए की जो पूर्ति है, रुपए की जो आपूर्ति है, अगर वो बाजार में सप्लाई अगर बढ़ जाए, अगर बाजार में रुपए की सप्लाई बढ़ेगी तो लोगों के पास क्या होगा, रुपया अधिक होगा। जैसे मार्केट में पहले 1 लाख रुपया था, अब मार्केट में हम 2 लाख रुपया छोड़ दिए, तो बाजार में अगर रुपया अधिक हो गया तो लोगों के पास क्या होगा, रुपया अधिक हो जाएगा। लोगों के पास जो रुपया है वो अधिक हो जाएगा। बाजार में अगर रुपए की पूर्ति बढ़ाएंगे तो लोगों के पास रुपया अधिक हो जाएगा। अब जब लोगों के पास रुपया अधिक होगा, अगर हमारे जेब में पैसा आ जाएगा तो हम डिमांड करेंगे, तो हम मांग करेंगे, तो लोगों के पास रुपया जब अधिक आता है तो मांग क्या हो जाती है, मांग क्या हो जाती है, मांग क्या हो जाती है, डिमांड जो है बढ़ जाती है। बाजार में रुपए की पूर्ति बढ़ेगी, लोगों के पास रुपया आएगा, तो मांग क्या कर देंगे, वो बढ़ा देंगे। अगर डिमांड अगर बढ़ेगी, अगर किसी वस्तु का डिमांड बढ़ेगा तो वस्तु का कीमत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, वस्तु का कीमत बढ़ जाएगा। सिंपल से समझिए, अगर मार्केट में रुपया की पूर्ति अगर बढ़ा रहे हैं तो लोगों के पास रुपया भी बढ़ रहा है, लोगों के पास रुपया बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, अगर डिमांड बढ़ेगा तो वस्तु की जो मूल्य है, वस्तु की कीमत जो है वो भी बढ़ जाएगी। अब जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो इसी को हम लोग कहते हैं कि महंगाई आ गई। कहते हैं ना कि भैया बहुत महंगाई है, भैया एकदम कमर तोड़ महंगाई है, तो इसी को कहते हैं महंगाई। महंगाई का सिंपल सा संबंध किससे होता है, रुपए की आपूर्ति से। रुपया के बाजार में रुपया अधिक होगा, लोगों के पास पैसा अधिक होगा, तो वो डिमांड करेंगे, यार गाड़ी भी खरीद लेते हैं, यार चाहे वो फ्रिज भी खरीद लेते हैं, वॉशिंग मशीन खरीद लेते हैं, कूलर खरीद लेते हैं, एसी लगवा लेते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है। जब पैसा है तो वो डिमांड कर रहे हैं, और जब डिमांड कर रहे हैं, नए नई चीजों की डिमांड कर रहे हैं, तो वस्तु की कीमत, आपको पढ़ा है ना कि अगर किसी वस्तु की मांग अगर अधिक हो पूर्ति से तो वस्तु की कीमत क्या होती है, बढ़ जाती है। तो मांग अधिक तो वस्तु की कीमत क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, महंगाई आ गई। इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का सिंपल सा अर्थ है कि इन्फ्लेशन का, इसको लिख लेना, ये चार्ट बना लेना, ठीक है।
इन्फ्लेशन का अर्थ है साथियों कि बाजार जो अर्थव्यवस्था है, बाजार की अर्थव्यवस्था में जो है रुपया जो है वो अधिक आ रहा है, लोग अधिक पैसा कमा रहे हैं, लोगों के पास अधिक पैसा है। और जब लोगों के पास अधिक पैसा है तो लोग अधिक डिमांड कर रहे हैं, और जब लोग अधिक डिमांड कर रहे हैं तो वस्तु की कीमत बढ़ रही है, और वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो हम उसको कहते हैं मुद्रास्फीति। ठीक है, तो ये हो गया इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बारे में आई होप आप लोग अच्छे समझ गए होंगे कि दीर्घकाल में वृद्धि होती है, रुपए की कीमत गिरती है और वस्तु और सेवाओं की कीमत वृद्धि होती है। ठीक है, रुपया का मूल्य कैसे गिरता है? जब रुपए की मात्रा अधिक होगी तो रुपया का मूल्य गिर जाएगा, जब रुपए की मात्रा कम होगी तो रुपया का मूल्य उड़ जाएगा। परचेजिंग पावर क्या होती है? जैसे आपके पास पैसा अधिक है तो आप अधिक चीजें खरीद के लाओगे। ठीक है, एक चीज समझना, यहाँ पे हम आपको एक एग्जाम्पल दिए थे स्टार्टिंग में कि अगर आप 10 रुपए के एक समोसा खरीद रहे हैं, फिर आपकी ये बढ़ के हो गई 15 रुपए की एक समोसा, तो रुपया का यहाँ पे क्या हुआ? रुपया अब पहले 10 दे के समोसा खरीद लाते थे, अब आप 15 दे के ला रहे हैं, तो रुपया यहाँ पे क्या हुआ? रुपया यहाँ पे क्या हुआ? रुपया का मूल्य यहाँ पे गिरा है, क्योंकि आप अधिक पैसा दे के उतना ही सामान लेके आ रहे हो। तो रुपया 10 दे के लाते थे पहले, अब वो 15 दे के ला रहे हो, तो रुपया का मूल्य यहाँ पे क्या हुआ है? गिरा हुआ है। ठीक है, और दूसरी चीज, एक चीज और समझना, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और, इसमें कंफ्यूजन एकदम नहीं होना है। अगर आपके पास पैसा अधिक होगा, अगर आपके पास पैसा अधिक होगा तो आप डिमांड अधिक करोगे। तो अगर जैसे मान लो, जैसे आपके पास रुपया अधिक है, आपके पास रुपए की मात्रा अधिक हो गई, पहले आप 10,000 कमाते थे, अब आप 20,000 रुपया कमा रहे हो, आपके पास रुपया अधिक है, आपके पास रुपया अधिक है तो आप डिमांड करोगे, मतलब आपका जो परचेजिंग पावर है, देखो आप रुपया अधिक है तो आपका डिमांड करोगे, मतलब आपके पास पैसा अधिक है, तो आपका जो परचेजिंग पावर है, मतलब आप जो क्रय करने की आपकी शक्ति जो है वो क्या है? अभी बढ़ी हुई है। तो यहाँ पे जो क्रय शक्ति है बढ़ जाती है। अगर रुपया के मूल्य में अगर बढ़ती है, रुपया का मूल्य अगर बढ़ता है तो लोगों की क्रय शक्ति क्षमता भी बढ़ जाती है। जैसे मान लेते हैं कि जो आपको बताया कि 10 रुपया में एक समोसा लेके आते थे, अब यही समोसा का दाम जो है, मान लेते हैं कि ये 5 रुपया हो गया, तो अब आप 10 रुपए में कितने समोसा लेके आओगे? 2 समोसा। यहाँ पे अगर 10 से 5 हुआ तो रुपए के मूल्य में क्या हो गई? वृद्धि हुई। 10 रुपए से अगर 5 रुपए में आप समोसा लेके आ रहे हो तो रुपए के मूल्य में वृद्धि हुई, रुपए के मूल्य में वृद्धि हुई तो आप 2 समोसा खरीद के लेके आ रहे हो, तो आपकी क्रय शक्ति क्षमता क्या हो गई? आप 10 रुपए में पहले 1 लाते थे, अब 2 ला रहे हो, तो आपकी परचेजिंग पावर क्या हो गई? आपकी परचेजिंग पावर आपकी क्या हो गई? परचेजिंग पावर बढ़ गई। इसका कहने का मतलब इतना है साथियों कि अगर रुपए के मूल्य में वृद्धि होगी तो आपकी परचेजिंग पावर क्या होगी? बढ़ेगी। रुपए के मूल्य में अगर कमी होगी तो आपकी परचेजिंग पावर भी क्या होगी? कम होगी। अगर रुपया अगर मजबूत होगा, रुपया अगर मजबूत होगा, रुपए के मूल्य में वृद्धि होगी, हमारी परचेजिंग पावर भी क्या होगी? बढ़ेगी। और रुपए के मूल्य गिर जाए, जैसे किसी देश में हमने देखे हैं साथियों की रुपया एकदम धराशायी हो गया, उसका जो करेंसी एकदम धराशायी है, मतलब कि अब कोई देश तो ऐसा है साथियों कि हमने न्यूज में सुना है कि बैग में पैसा लेके जाते हैं, एक पैकेट ब्रेड लेके आते हैं, तो रुपए की मूल्य एकदम गिरी हुई है, उनकी परचेजिंग पावर क्या है? एकदम खत्म है। इतना सारा पैसा देने पे एक पैकेट ब्रेड लेके आ रहे हैं, तो उनकी परचेजिंग पावर क्या है? तो इसी तरीके से आपको समझना पड़ेगा साथियों कि रुपया जितना मजबूत होगा हमारी परचेजिंग पावर उतनी ही अच्छी होगी। रुपया अगर जितना मजबूत होगा तो हमारी परचेजिंग हम ज्यादा कर पाएंगे। ठीक है, तो परचेजिंग पावर आप समझ गए होंगे। ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर, हम बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है इसमें, इसलिए हम सोचे यहाँ पे आपको क्लियर करते चले, है ना। तो हमने अभी क्या समझा साथियों? इन्फ्लेशन के बारे में समझा। इन्फ्लेशन है क्या? इन्फ्लेशन साथियों वस्तु और सेवाओं की कीमत में वृद्धि होती है, वो भी दीर्घकाल में होती है, और उसकी वजह से क्या होती है? रुपए के मूल्य में क्या होती है? कमी होती है। ये 3 चीजें हो गई। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि मुद्रास्फीति के क्या क्या कारण है। ठीक है, हम अपना टॉपिक लिखते हैं मुद्रास्फीति के कारण। मुद्रास्फीति किन किन कारणों की वजह से मुद्रास्फीति हमारे देश में आती है, मतलब महंगाई किन किन कारणों की वजह से आ सकती है जिससे सरकार और आरबीआई दोनों परेशान हो जाते हैं कि यार इतना महंगाई आ गया, जनता एकदम त्रस्त है, कहते हैं भाई महंगाई डायन खाए जाते हैं, गाना बनने लगता है।
और वो क्या है, वो इन्फ्लेशन ही है। वस्तु और सेवाओं की कीमत में दीर्घकाल तक वृद्धि हो गई है, तो महंगाई डायन खाया जाता है, गाना बनाना पड़ता है लोगों को, और यही गाना बना बना के सरकार को टारगेट किया जाता है। सरकार भी क्या करे, उसके पास भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, वो नहीं कर पाती कम। क्यों नहीं कर पाती, अभी हम समझेंगे कि किन किन कारणों की वजह से मुद्रास्फीति आती है, मतलब कि वस्तु और सेवाएं जो है, वस्तु की कीमत जो है किन किन कारणों की वजह से बढ़ती है। तो मुख्य रूप से साथियों बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके समझ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे 4 कारणों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला साथियों, एक होता है मांग जनित मुद्रास्फीति। पहला हो गया मांग जनित मुद्रास्फीति, मांग जनित। दूसरा हो गया आपूर्ति जनित। तीसरा हो गया साथियों वैश्विक कारणों के आधार पर, वैश्विक कारणों की वजह से मुद्रास्फीति आती है। कैसे आती है अभी हम समझेंगे। वैश्विक कारणों की वजह से। और चौथा हो गया साथियों काला बाजारी और जमाखोरी से भी मुद्रास्फीति आती है। काला बाजारी या जमाखोरी, ठीक है। तो एक हो गया मांग जनित मुद्रास्फीति, एक हो गया पूर्ति जनित, एक हो गया वैश्विक कारणों की वजह से, लिखते रहना साथ में, और चौथा हो गया काला बाजारी की वजह से, जमाखोरी की वजह से, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं धीरे धीरे कि मांग जनित क्या है, पूर्ति जनित क्या है। देखो मांग जनित का मतलब साथियों ये है कि डिमांड पुल, डिमांड पुल इसका इंग्लिश होता है डिमांड पुल। और ये पूर्ति जनित है, मतलब कि सप्लाई पुश। ये पूर्ति जनित हो गया वैश्विक कारणों की वजह से, ग्लोबल जो भी रीजन है उनकी वजह से, और काला बाजारी या जमाखोरी जो ब्लैक डंपिंग करते हैं इनकी वजह से जो भी मुद्रास्फीति इनकी वजह से भी आती है। कैसे आती है अब हम एक एक करके समझते हैं। तो मांग जनित मुद्रास्फीति क्या है, आप समझिएगा ध्यान से। जैसे आपको अभी हमने मांग और पूर्ति का जब कॉन्सेप्ट समझा रहे थे, तो मैंने आपको बताया कि अगर किसी चीज की मांग बढ़ती है तो उसकी क्या होती है, क्या होती है, मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। मांग कम होती है तो उसकी कीमत क्या होती है, कम हो जाती है। मांग और पूर्ति दोनों बराबर रहती है तो कीमत क्या होती है, स्थिर रहती है। ये 3 चीजें बताएं मांग और पूर्ति से संबंधित। तो मांग जनित मुद्रास्फीति साथियों सिंपल सा एक ही मतलब है इसका, कि जब किसी भी वस्तु के मांग में वृद्धि होने से, किसी भी वस्तु के मांग में वृद्धि होने से अगर उसकी कीमत में वृद्धि हो जाए तो कौन सी मुद्रास्फीति होगी, मांग जनित मुद्रास्फीति। और अगर किसी वस्तु, देखो लिख लेना साथियों धीरे से, एक लाइन में लिख लेना यहीं पे, कि किसी भी वस्तु के मांग में वृद्धि होने से, किसी भी वस्तु के मांग में वृद्धि होने से यदि उस वस्तु की कीमत में दीर्घकाल तक वृद्धि हो जाए, किसी भी वस्तु के मांग में वृद्धि होने से अगर उस वस्तु की कीमत में दीर्घकाल तक वृद्धि हो जाए तो हम उसको कौन सी मुद्रास्फीति कहेंगे, मांग जनित मुद्रास्फीति, ठीक है। किन किन कारणों की वजह से आ सकती है साथियों, जैसे मांग जनित मुद्रास्फीति साथियों, जैसे मांग जनित मुद्रास्फीति है तो ये हमारा जो है मांग कैसे बढ़ती है, लोगों के पास लिक्विड तरलता बहुत अधिक होगी, है ना, तरलता, लोगों के पास पैसा अधिक होगी तो मांग करेंगे। इसका एक वजह ये भी हो सकता है कि मांग, तरलता अधिक है, मांग ज्यादा कर रहे हैं इसलिए वस्तु की कीमत बढ़ गई, तो तरलता अधिक होने की वजह से, ठीक है। बैंक जो है, अगर वो अपना बैंक जो है पैसा खूब बांट रहा है मार्केट में, बैंकों की जो है, बैंकों की जो ब्याज दर अगर कम है, बैंकों की अगर ब्याज दर अगर कम है, जैसे बैंकों की ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट जो है बैंकों की ब्याज दर अगर कम है तो लोग जाएंगे मार्केट से पैसा लेके आएंगे, तो बाजार में तरलता क्या होगी, अधिक से अधिक आएगी। तो बैंकों की अगर ब्याज दर कम होगी तो लोगों के पास पैसा अधिक होगा, लोगों के पास पैसा अधिक होगा तो डिमांड करेंगे, और डिमांड करेंगे तो वस्तु की कीमत क्या होगी, बढ़ जाएगी, और वो मुद्रास्फीति आ जाएगी। तो तरलता अधिक होने से, बैंकों की ब्याज दर कम होने से। इसी तरीके से साथियों एक चीज ये भी होता है कि जैसे सरकार है, सरकार जो है विभिन्न योजनाओं के तहत मार्केट में बहुत सारा पैसा, सरकार जो है पैसा अगर बाजार में भेजती है, जैसे कोई भी रोड बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है, तो इस कारणों इस मतलब कि इस काम के लिए भी सरकार क्या करती है कि बाजार में पैसा डालती है। तो जब सरकार पैसा जब बाजार में डालती है तो पैसा बाजार में आती है तो लिक्विडिटी बढ़ती है, लोगों के पास पैसा बढ़ता है, लोगों के पास पैसा बढ़ता है तो डिमांड करते हैं तो वो डिमांड साइड इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो मांग जनित मुद्रास्फीति साथियों सिंपल सा इतना मतलब है कि लोगों के पास अगर लोगों के पास अगर
पैसा अगर ज्यादा होगा, तरलता ज्यादा होगा, किसी भी वस्तु की डिमांड ज्यादा होने से, किसी भी वस्तु की डिमांड ज्यादा होने से अगर वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए तो मुद्रास्फीति। जनसंख्या, जैसे मान लेते हैं जनसंख्या बहुत बढ़ गई, जनसंख्या बहुत बढ़ गई तो डिमांड ज्यादा होगी तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। किसी भी वस्तु की आपूर्ति ही कम हो रही है, सप्लाई ही कम हो रही है, सप्लाई कम हो रही है, डिमांड बढ़ा है तो मुद्रास्फीति आ जाएगी, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो मुद्रास्फीति साथियों वही है कि वस्तु और सेवाओं की कीमत में वृद्धि होती है, वो भी दीर्घकाल तक, और हमारे रुपए की कीमत में क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, तो मांग जनित मुद्रास्फीति क्या होगी, किसी भी वस्तु की मांग की वजह से जो मुद्रास्फीति आती है उसको हम मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। दूसरा है साथियों पूर्ति जनित, ये सप्लाई पुल होता है, सप्लाई पुश होता है। तो सप्लाई साइड से भी क्या होती है, मुद्रास्फीति आती है। जैसे मान लेते हैं आशीर्वाद कंपनी है या पतंजलि कंपनी है, वो आटा बना रही है, ठीक है, आटा बना रही है। अब सप्लाई उनको कौन कर रहा है, सप्लाई उनको किसान कर रहे हैं। किसान खेती करते हैं और वहां से गेहूं का पैदावार करते हैं और पैदा करके वो मल्टीनेशनल कंपनियों को देते हैं, ये आटा बनाती हैं, उसको पैकिंग करते हैं, मार्केट में बेचती हैं। अब पूर्ति जनित, वो आटा की पूर्ति कौन कर रहा है, मान लेते हैं आटा की पूर्ति कौन कर रहा है, आशीर्वाद कंपनी या पतंजलि कंपनी कर रही है। और उनको सप्लाई कौन कर रहा है, उनको सप्लाई कौन कर रहा है, वो कच्चे माल की सप्लाई कौन कर रहा है, उनको कच्चे माल की सप्लाई जो है साथियों वो किसान कर रहा है। अब किसान किन्हीं कारणों की वजह से उसका भी, किसानों का भी लागत आजकल साथियों किस खेती में भी बहुत महंगी महंगी चीजें आ रही है, उसको भी तो सामान खरीद के डालना है, बीज, उर्वरक, सिंचाई, सब कुछ उसको खरीद के करना है। अगर उसकी लागत, किसान की ही लागत अगर ज्यादा आ रही है तो अपना जो प्रोडक्ट है, अपना जो उत्पाद है वो ज्यादा दामों पे बेचेगा। ठीक है, तो अगर वो ज्यादा दामों में बेचेगा, मान लेते हैं जैसे आशीर्वाद कंपनी पहले 20 रुपए किलो में खरीद के लाती थी और उसका रिफाइनिंग ये सब करके वो 40 में बेचती थी, अब वो 25 में खरीद के लेके आ रही है किसान से, तो आपूर्ति साइड वो महंगा ही पा रही है। जब वो उसको सप्लाई ही महंगी में हो रही है तो अब महंगा बेचेगी भी। तो हमको आटा, आशीर्वाद कीमत की आटा जो है उसका प्राइस जो है हमको बढ़ा हुआ मालूम होगा कि पहले 40 था 45 हो गया, 5 रुपया बढ़ गया। 5 रुपया किस लिए बढ़ गया, क्योंकि वो महंगा खरीद के पहले से ही लाई है, वो किसान से ही 5 रुपया महंगे में खरीद के लाई है। तो आपूर्ति साइड से भी मुद्रास्फीति आती है। कैसे आती है साथियों, जैसे कि जो भी मतलब उद्योग है, इंडस्ट्री है, जो भी कंपनी है, जो भी वहां पे कच्चा माल प्रयोग हो रहा है, वो कच्चा माल अगर उसको बढ़े दामों में मिल रही है, अगर वो कच्चे दाम की मूल्य ही बढ़ी हुई है तो इस वजह से भी क्या होती है, तो जब कच्चा माल ही जब मूल्य बढ़ा हुआ है, जब अपना प्रोडक्ट बनाएगा वो भी बढ़ा देगा, तो हमको कीमत उसकी क्या लगेगी, क्या यार महंगी है। तो पूर्ति जनित मतलब कि जैसे पूर्ति जनित में क्या क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कच्चा माल महंगा हो, जो भी कच्चा माल लेके आ रहे हैं उसकी कीमत क्या हो, अधिक हो, उसकी कीमत क्या हो, कच्चे माल की कीमत अधिक हो। दूसरी चीजें होगी साथियों, जैसे कोई भी कंपनी है, वहां पे श्रमिक काम कर रहे हैं और श्रमिकों ने अपने वेतन को लेकर डिमांड कर दिया कि हमको वेतन बढ़ाओ। वेतन बढ़ा देगा साथियों, वो तो वेतन बढ़ा देगा कंपनी, लेकिन वो वसूलेगा कैसे, अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ा के। तो उसको सप्लाई जो है महंगी हो रही है श्रमिकों की, तो सप्लाई साइड हो गया, सप्लाई ही उसको महंगी हो रही है श्रमिकों की, इसलिए वस्तु की कीमत को क्या किया, बढ़ा दिया। तो जैसे श्रमिकों के वेतन वृद्धि कर दिया, वेतन में वृद्धि हो गई, तो इस तरीके से उसको पूर्ति भी, वेतन श्रमिक की पूर्ति ही उसको अधिक हो रही, मतलब कि अधिक दामों पे हो रही है, इसलिए उसकी वस्तु भी बढ़ी हुई है, तो वेतन में वृद्धि हो गई, कच्चे माल में कीमत हो गई। कोई प्राकृतिक आपदा आ गई साथियों, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो जो कच्चा माल है हमारा, वो कच्चा माल हमको महंगे में मिलेगा, कोयला महंगा मिलेगा, सीमेंट उद्योग है, जैसे बिजली उद्योग है, वहां पे कोयला का प्रयोग होता है, तो कोयला जो है वहां महंगा मिलेगा, तो वो सही, सीधी सी बात, अगर कोई भी इंडस्ट्री में कोयले का प्रयोग हो रहा है तो अगर वो कोयला ही महंगा खरीद के लेके आएगा, तेल महंगा खरीद के लेके आएगा, तो अपने वस्तु का दाम भी क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको लाभ भी तो कमाना है। तो कोई भी प्राकृतिक आपदा की वजह से अगर कच्चे माल पे प्रभाव पड़ा तो भी पूर्ति साइड बाधित होगी, उसकी सप्लाई बाधित होगी, और सप्लाई जब बाधित होगी तो वो अपनी कीमत का क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो इसको हमको लगेगा कि वस्तु की कीमत क्या है, बढ़ी हुई है, और उसको हम कहेंगे पूर्ति जनित जो डिमांड पुश है, वो इन्फ्लेशन ये क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो दो चीजें हो गई, मांग जनित मतलब किसी वस्तु के डिमांड में बढ़ने से जो वस्तु की कीमत बढ़ती है वो हो गई। पूर्ति जनित किसी भी वस्तु की आपूर्ति में ही जो मतलब की वृद्धि होती है, जैसे किसी भी उद्योग है, अगर वहां पे कच्चे माल या कोई भी वेतन और प्राकृतिक आपदाओं में ही आ गई और ऐसा कुछ हो गया कि उसकी कच्चा माल ही उसको, मतलब जो भी सामान यूज कर रहा है वही बढ़ा हुआ है, तो उसकी वजह से जो उसकी कीमत, जो प्रोडक्ट बनाएगा, वो प्रोडक्ट के दाम में जो वृद्धि होती है वो कौन सी साइड हो गई,
पूर्ति साइड हो गई, ठीक है। तो सप्लाई साइड, जो जो कंपनी को सप्लाई कर रहा है वो सप्लाई ही अगर उसको बढ़ावे मिलेगा तो वो अपनी कीमत भी, अपने प्रोडक्ट की कीमत भी क्या करेगा, बढ़ा के रखेगा। तीसरी साथियों वैश्विक कारणों की वजह से, साथियों मुद्रास्फीति हमको इस कारणों की वजह से भी देखने को मिलती है कि वैश्विक कारणों की वजह से भी मुद्रास्फीति, जैसे साथियों अभी जैसे रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो रूस और यूक्रेन में युद्ध तो चल रहा है, लेकिन यूक्रेन क्या किया, रूस क्या किया, जैसे रूस ने यूक्रेन में बैन कर दिया कि आप किसी भी देश को, अब मतलब कि इस देश से कोई भी सामान नहीं खरीदेगा। जैसे अमेरिका क्या करता है, अमेरिका जैसे ईरान पे बैन कर दिया कि ईरान से कोई भी तेल नहीं खरीदेगा, या रसिया से कोई भी तेल नहीं खरीदेगा। तो अब जब इन लोगों पे बैन हो गया, वैश्विक कारणों की वजह से अगर इन लोगों पे बैन हो गया, तो जो और देश बचे वो अपने जो तेलों के दाम है उसमें वृद्धि कर देंगे, ठीक है। जब वो तेलों के दाम में वृद्धि कर देंगे, अब हम तेल किसी देश से खरीद के ला रहे हैं, हम अगर मान लो किसी देश से तेल खरीद के ला रहे हैं, अब हमको बढ़े दामों में मिलेगा, तो तेल अगर जब हमको बढ़े दामों में मिलेगा तो पेट्रोल की कीमत में वृद्धि कर देंगे, डीजल की कीमत में वृद्धि कर देंगे। अब पेट्रोल और डीजल की कीमत में वृद्धि होगी तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का सारे वस्तुओं के दामों पे भी वृद्धि महसूस होता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि वस्तु की कीमत भी बढ़ जाती है। अगर पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो गई तो ट्रांसपोर्ट चार्ज भी महंगा हो जाता है, ट्रांसपोर्ट चार्ज महंगा होगा तो वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वैश्विक कारणों की वजह से भी वस्तु की कीमत हमको, महंगाई हमको प्रतीत होती है। तो उसको हम कहेंगे, जैसे रसिया यूक्रेन का आपको बताएं कि युद्ध ही चल रहा है, तो यूक्रेन जो है सप्लाई नहीं कर पा रही। यूक्रेन साथियों गेहूं का सबसे बड़ा जो है साधक निर्यातक देश है यूक्रेन। अब क्या हुआ कि यूक्रेन में खुद ही युद्ध गृह क्लेश में उलझा हुआ है, दूसरों से युद्ध करके उलझा हुआ है, तो वहां पे उत्पादन कम है तो बेच नहीं पा रहा है, या बेच भी रहा है तो रसिया उस पर बहुत सारा वो लगा के रखा हुआ है। तो इसकी वजह से गेहूं की कीमत क्या हो गई, जो देश उसे यूक्रेन से खरीदते थे अब वो किसी और देश से खरीदेंगे तो वो महंगा में देगा, तो महंगा में देगा तो अपने देश में महंगा में ही तो बेचेगा ना, तो हमको लगेगा गेहूं की कीमत क्या है, महंगी है। तो उस वजह से भी किसी भी वस्तु के दामों में क्या होती है, बढ़ी हुई प्रतीत होती है। तो सिंपल सा साथियों, एक तो मांग की वजह से भी वस्तु का दाम बढ़ता है, एक तो पूर्ति की वजह से भी वस्तु का दाम बढ़ता है, एक वैश्विक कारणों की वजह से भी वस्तु का दाम क्या होता है, बढ़ता है। तीन चीजें हो गई साथियों। चौथी चीजों पे चलते हैं, चौथी टॉपिक पे, चौथी अपने कारण पे चलते हैं साथियों। ये है काला बाजारी या जमाखोरी। जैसे हम लोग देखते हैं साथियों कि कभी कभी टमाटर का दाम बढ़ गया, कभी कभी, हालांकि वो मुद्रास्फीति नहीं है, वो मुद्रास्फीति दीर्घकाल में होती है, वो तो शॉर्ट टर्म में होती है ना। लेकिन जैसे किसी भी वस्तु की बहुत ज्यादा काला बाजारी या जमाखोरी हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि उसका दाम बढ़ाया जाए, और जब दाम बढ़ जाए तो उसको बेच के लाभ कमा ले। इसकी वजह से भी हमारे किसी वस्तु के दाम में वृद्धि हुई प्रतीत होती है। तो इस वजह से भी हमको लगता है कि वस्तु की दाम बढ़ी हुई है, तो हम क्या कहते हैं, गैर मुद्रास्फीति। तो उसकी वजह से भी मुद्रास्फीति आती है। काला बाजारी और जमाखोरी, काला बाजारी मतलब ब्लैक मार्केटिंग, जमाखोरी मतलब जो जमा करते हैं, डंपिंग करके रखते हैं अपने पास। इन सब वजहों से भी वस्तु की कीमत क्या होती है, बढ़ती है। तो आई होप आपको मुद्रास्फीति के कारण समझ में आए कि मुद्रास्फीति किन किन कारणों की वजह से होती है। मुद्रास्फीति साथियों मांग की वजह से भी होती है, मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति साथियों पूर्ति की वजह से भी होती है, मुद्रास्फीति साथियों वैश्विक कारणों की वजह से भी होती है, और मुद्रास्फीति काला बाजारी और जमाखोरी की वजह से होती है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं साथियों। जो हमने यहाँ पे बनाया था इंडेक्स, अपना सूची बनाई थी, उसमें था कि मुद्रास्फीति के क्या क्या प्रकार है, ठीक है। इसमें चार पांच चीजें हैं, इसको हम फटाफट देख लेते हैं एक एक लाइन में। तो मुद्रास्फीति के कारण हो गया, अब मुद्रास्फीति के आते हैं प्रकार। मुद्रास्फीति के साथियों प्रकार में चार पांच प्रकार है, इसको हम लिख देते हैं एक एक करके, और आपको एक एक लाइन में आपको समझा देंगे, आप उसके आगे एक एक लाइन में लिख लीजिएगा। पहली साथियों हो गई रेंगती हुई मुद्रास्फीति, रेंगती हुई मुद्रास्फीति। दूसरी हो गई चलती हुई मुद्रास्फीति। तीसरी हो गई दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। अब कहोगे सर ये रिंगा रहे हो, फिर चला दिए, फिर दौड़ा दिए, क्या कर रहे हो, बताएंगे अभी क्या कर रहे हैं। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। चौथी हो गई, फिर कहोगे सर कुदा भी दिए इसको, कुदा दो बेटा, कूदती हुई मुद्रास्फीति। फिर पांचवा हो गया अति मुद्रास्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन। और एक हम समझेंगे संरचनात्मक मुद्रास्फीति, संरचनात्मक मुद्रास्फीति, ठीक है। एक हो गई रेंगती हुई मुद्रास्फीति,
एक हो गई चलती हुई मुद्रास्फीति, एक हो गई दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, एक हो गई कूदती हुई मुद्रास्फीति, एक हो गई अति मुद्रास्फीति हाइपर इन्फ्लेशन, और एक हो गई संरचनात्मक मुद्रास्फीति। सबसे पहले साथियों हम देखते हैं कि रेंगती हुई मुद्रास्फीति मतलब क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंगती हुई मुद्रास्फीति क्या होती है साथियों? जब कोई भी मुद्रास्फीति दर, मुद्रास्फीति साथियों, मुद्रास्फीति मतलब देखो मुद्रास्फीति दर क्या होता है, आप सबको मुद्रास्फीति दर क्या बता रहे हो? जैसे किसी भी वस्तु की कीमत 10 रुपया थी और 10 रुपया कीमत थी, किसी भी वस्तु की कीमत 10 रुपया थी और 10 रुपया से बढ़ के 15 रुपया हो गई, तो 5 रुपया बढ़ा कितने में? 10 रुपये में। अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो गया? 50% की वृद्धि हो गई। तो मुद्रास्फीति कितनी हो गई? 50% की। ठीक है, इसी तरीके से एक हम आपको एक गणना करना बताएं कि मुद्रास्फीति दर क्या होता है, ऐसे हम लोग दर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो रेंगती हुई मुद्रास्फीति क्या है? रेंगती हुई मुद्रास्फीति साथियों ये है कि अगर मुद्रास्फीति दर में, यहाँ पे तो हम किसी एक मतलब की वस्तु का बताए हैं, मुद्रास्फीति हालांकि ऐसे निकलता नहीं है मुद्रास्फीति दर। मुद्रास्फीति सारी चीजों को जोड़ के देखते हैं कि कौन सी वस्तु कितना बढ़ा है, उसके अडान करते हैं, फिर निकालते हैं कि मुद्रास्फीति उस आधार वर्ष से कितना बढ़ा हुआ है। तो अगर मुद्रास्फीति की दर साथियों 3% या उससे कम है, अगर मुद्रास्फीति की जो दर है, मुद्रास्फीति यहाँ पे लिख लेना, मुद्रास्फीति दर अगर 3% या उससे कम है तो कौन सी मुद्रास्फीति हो गई? रेंगती हुई मुद्रास्फीति। ये साथियों मुद्रास्फीति की दर 3% या उससे कम होगी तो कौन सी मुद्रास्फीति हो गई? रेंगती हुई मुद्रास्फीति। ये प्रायः साथियों विकसित देशों में देखा जाता है, जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, वहाँ पे 1%, आधा परसेंट, कभी कभी 0% भी मुद्रास्फीति, मतलब कि वस्तु की जो सेवाओं की जो कीमत है वो लगातार स्थिर बनी हुई है, ना बढ़ रही है ना घट रही है। तो अगर वस्तु और सेवाओं की कीमत जो है उसमें अगर 3% या उससे कम की अगर मुद्रास्फीति दर है तो कौन सी मुद्रास्फीति हो गई? रेंगती हुई, रेंग रही है मुद्रास्फीति, कांप रही, मतलब कि रेंगती हुई मुद्रास्फीति है। ठीक है, समझ गया ना? रेंग रही है भाई, केचुआ जैसा, जैसे केचुआ रेंगता है, सांप रेंगता है ना, क्योंकि 3% है उससे कम होती है। ये प्रायः कहाँ होती है? विकसित देशों में। ये प्रायः कहाँ होती है? लिखते रहना, ये प्रायः जो है विकसित देशों में पाई जाती है। ठीक है, दूसरी चलती हुई मुद्रास्फीति। चलती हुई मुद्रास्फीति साथियों होती है 3% से अधिक लेकिन 10% से कम। मतलब अगर 3% से लेके अगर 10% तक अगर मुद्रास्फीति दर है तो हम कहेंगे कि ये चलती हुई मुद्रास्फीति है। ठीक है, 3% से 10% के अगर बीच में मुद्रास्फीति दर है तो हम उसको कहेंगे चलती हुई मुद्रास्फीति है। ये प्रायः साथियों विकासशील देशों में पाया जाता है। ये प्रायः जो है विकासशील, जो विकास कर रहे हैं, आपको हम पहले वाले चैप्टर में पढ़ाए थे, विकसित, विकासशील और अल्प विकसित। तो विकासशील मतलब कि जो 3% से 10% के बीच में जो मुद्रास्फीति दर है उसको, वो प्रायः कहाँ पाई जाती है? विकासशील देशों में पाई जाती है। भारत में क्या है? भारत जो है एक विकासशील देश है और भारत में प्रायः ये वाली जो मुद्रास्फीति है ये प्रायः पाई जाती है। लेकिन साथियों अगर ये लंबे समय तक अगर रुक गई ना, अगर ये चलती हुई मुद्रास्फीति 3 से 10% वाली अगर लंबे समय तक रुक गई ना तो ये कब दौड़ती हो जाएगी और कब कूदती हो जाएगी और कब अधिक मुद्रास्फीति हो जाएगी पता ही नहीं चलती। इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है सरकार को और आरबीआई को कि ये इन चीजों में ना बदले। ठीक है, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति 10% से 20% के बीच अगर है तो ये दौड़ती हुई मुद्रास्फीति है। ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है साथियों, यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है सरकार को और केंद्रीय जो बैंक होते हैं, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, ये बहुत ज्यादा ध्यान देनी पड़ती है कि महंगाई यहाँ पे बहुत होती है तो लोग वही है गाना बनाने लगते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। तो 10% से अगर 20% के बीच में अगर मुद्रास्फीति की दर है तो हम क्या कहेंगे? दौड़ती हुई मुद्रास्फीति है। और कूदती हुई मुद्रास्फीति साथियों अगर 20% से अधिक हो गया, 20% से भी अधिक अगर मुद्रास्फीति की दर हो गई तो क्या हो गई? वो कूदती हुई मुद्रास्फीति, बहुत खतरनाक स्थिति है साथियों। और अगर अति मुद्रास्फीति साथियों होता है अगर मुद्रास्फीति दर जो है वो 3 अंकों या 3 अंकों से भी अधिक चली जाए, मतलब 100% 3 अंकों में चली जाए या 3 अंकों से अधिक में चली जाए तो क्या कहेंगे? तो अति मुद्रास्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन। ये हो गया 3 अंकों से अधिक की मुद्रास्फीति। ठीक है, अगर 3 अंकों से भी अधिक चला जाए मुद्रास्फीति दर, जैसे 100%, 200, 300, 400, 500, 1000, तो ये क्या हो जाएगी? अति मुद्रास्फीति कहलाती है साथियों।
अति मुद्रास्फीति साथियों क्या होती है? अति मुद्रास्फीति जहाँ पे मुद्रास्फीति की दर जो है वो 3 अंकों से अधिक की होती है, वहां पे कौन सी मुद्रास्फीति होती है? अति मुद्रास्फीति होती है। ये साथियों अति मुद्रास्फीति साथियों जो है वो 1920 में कहाँ आया था? 1920 में जर्मनी में देखा गया था। 1920 में साथियों जर्मनी में देखा गया था। अभी साथियों 2019 जर्मनी में देखा गया, और साथियों अभी वेनेजुएला में 2018-19 में, अभी 2018-19 में हाल फिलहाल में वेनेजुएला में हम लोग देखे थे कि एकदम तबाही मची हुई है। वेनेजुएला में साथियों वहां पे भी अति मुद्रास्फीति देखी गई, बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति, एकदम दबा के मुद्रास्फीति। 18-19 का नहीं साथियों, 16-17 में शायद था, देख लीजिएगा एक बार, शायद 16-17 में था, करंट में पढ़े थे। 1920 में साथियों जर्मनी में अति मुद्रास्फीति, दबा के मुद्रास्फीति, एकदम तबाह, लोग एकदम मतलब बोरा में भर भर के नोट लेके जा रहे हैं और छोटा छोटा सामान खरीद के लेके आ रहे हैं। वही हाल 2016-17 में वेनेजुएला में देखी गई, वहां पे भी ऐसी मुद्रास्फीति का पैसा बहुत अधिक है, लोगों के पास पैसा भर भर के लेके जा रहे हैं, सामान ही नहीं। उनकी जो रुपए की कीमत एकदम गिरी हुई है, रुपए की कीमत गिरी हुई है तो परचेजिंग पावर भी उनकी बहुत कम है, इसलिए खूब पैसा लेके जा रहे हैं और बहुत थोड़ा थोड़ा सामान लेके जा रहे हैं। तो ये हुई अति मुद्रास्फीति। एक लास्ट बचता है आपका संरचनात्मक मुद्रास्फीति, इसको हटा देते हैं साथियों। रेंगती हुई मुद्रास्फीति 3% है, उससे कम होगी, ये अधिकतर विकसित देशों में पाई जाती है। चलती हुई मुद्रास्फीति 3% 10% होती है, विकासशील या विकसित देशों, अल्प विकसित देशों में पाई जाती है। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति 10 से 20% के बीच में होती है। कूदती हुई मुद्रास्फीति 20% से अधिक होती है। और अति मुद्रास्फीति 3 अंकों से भी अधिक की जो मुद्रास्फीति होती है उसको हम अति मुद्रास्फीति कहते हैं। 1920 में जर्मनी में देखा गया साथियों, 2016-17 में साथियों वेनेजुएला में देखा गया, और सन 2000 में साथियों ना, सन 2000 में ये आपका जिम्बाब्वे में भी देखा गया था। जिम्बाब्वे में भी 2000 में भी सन 2000 के आसपास जिम्बाब्वे में भी देखा गया कि बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति, 3 अंकों से अधिक की मुद्रास्फीति। तो ये हो गई, लिख लेना इसको, मुद्रास्फीति दर क्या क्या है। अब हम लास्ट आते हैं अपने अति मुद्रास्फीति, संरचनात्मक मुद्रास्फीति। एक है साथियों संरचनात्मक मुद्रास्फीति। संरचनात्मक मुद्रास्फीति, संरचनात्मक मुद्रास्फीति क्या होता है साथियों? जैसे साथियों एक चीज समझना कि अगर कोई सरकार की नीति की वजह से या तो आरबीआई की नीति की वजह से अगर कोई मुद्रास्फीति आ रही है, सरकार की नीतियों की वजह से या आरबीआई की नीतियों की वजह से अगर मुद्रास्फीति आ रही है तो हम कहेंगे कि संरचनात्मक मुद्रास्फीति। जैसे अगर सरकार पैसा बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रही है तो मार्केट में क्या कर रही है? पैसा डाल रही है। तो अगर सरकार और केंद्रीय बैंक, देखो 2 चीज होती है संरचनात्मक में, एक तो हो गई सरकार, एक हो गई मान लेते हैं यहाँ पे है तो आरबीआई, अपने भारत का ही समझते हैं आरबीआई। ये क्या है साथियों? सरकार और आरबीआई की वजह से अगर जो भी संरचनात्मक रूप से हेर फेर किया गया अर्थव्यवस्था में, उसकी वजह से जो मुद्रास्फीति आती है उसको हम कहते हैं संरचनात्मक मुद्रास्फीति। जैसे सरकार सब्सिडी दे रही है बहुत ज्यादा, है ना, तो मार्केट में पैसा अधिक है, तो लोगों के पास तरलता अधिक है तो डिमांड करेंगे तो वस्तु की कीमत क्या होगी? बढ़ जाएगी। सब्सिडी दे रही है, किसी भी योजना के तहत पैसा दे रही है, जैसे किसान सम्मान निधि योजना के तहत सबको खाते में पैसा डाल रही है, योजना के तहत पैसा दे रही है, ठीक है। कर में कमी कर रही है, टैक्स में कमी कर रही है, कर में अगर कमी करेगी तो लोगों के पास पैसा अधिक बचेगा तो वो डिमांड अधिक करेंगे। तो सरकार भी इस सरकार की नीतियों की वजह से, मतलब कहने का तात्पर्य है कि सरकार और आरबीआई की नीतियों की वजह से जो भी मुद्रास्फीति आती है, आरबीआई जैसे ब्याज दर बहुत कम रखी है, ब्याज दर अगर कम रखी है, ब्याज दर कम है, इंटरेस्ट रेट कम है, तो लोग बैंकों में पैसा जमा करना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट रेट कम है, और इंटरेस्ट रेट कम है तो पैसा वहां से निकालना, लोन लेना ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है। तो पैसा मार्केट में आएगी तो क्या होगी? डिमांड बढ़ेगी तो वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। तो आरबीआई और सरकार की नीतियों की वजह से जो भी हमारे अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव होती है और उसकी वजह से अगर मुद्रास्फीति क्रिएट होती है उसको हम कहते हैं संरचनात्मक मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति के प्रकार आई होप बहुत अच्छे समझ गए होंगे।
कूदती, रेंगती, दौड़ती, ये सब समझ गए, संरचनात्मक समझ गए। अब एक अपने अगले टर्म पे चलते हैं साथियों। हमारा अगला जो हमने यहाँ पे सूची बनाई थी उसमें हमने अगला लिखा था कि वेरियस कॉन्सेप्ट, मतलब कि विभिन्न अवधारणाएं मुद्रास्फीति के विभिन्न अवधारणाएं, मुद्रास्फीति के अवधारणाएं, मतलब इसमें बहुत सारी टर्म आती हैं साथियों, उसको हमको यहाँ पे समझना है। सबसे पहले यहाँ पे हम एक टर्म लेते हैं साथियों, क्या है वो है, जैसे यहाँ पे समझना, इन्फ्लेशन अपने पढ़ा है। इन्फ्लेशन में क्या होती है साथियों? इन्फ्लेशन में क्या होती है? मुद्रा की पूर्ति क्या होती है? मुद्रा की पूर्ति इन्फ्लेशन में क्या होती है? मुद्रा की पूर्ति अधिक होती है। मुद्रा की पूर्ति अधिक होगी तो क्या होगी? तरलता अधिक होगी। तरलता अधिक होगी। जब तरलता अधिक होगी तो लोगों की क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर क्या होगा? अधिक होगा। क्रय शक्ति क्षमता जो है, परचेजिंग पावर क्या होगी? वो अधिक होगी। क्रय शक्ति क्षमता अधिक होगी तो मांग क्या होगा? अधिक होगा। जब मांग अधिक होगा तो वस्तु की कीमत क्या होगी? वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। जब वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो हम इसको कहते हैं महंगाई। ठीक है, ये इन्फ्लेशन से मुद्रा की पूर्ति अधिक होगी, तो मुद्रा की पूर्ति अधिक होगी तो तरलता अधिक होगी, तरलता अधिक होगी तो क्रय शक्ति क्षमता अधिक होगी, क्रय शक्ति क्षमता अधिक होगी तो मांग अधिक होगा, मांग अधिक होगा तो कीमत अधिक होगा, कीमत अधिक होगा तो हम कहेंगे कि महंगाई आ गई। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार और आरबीआई, मतलब कि सरकार, गवर्नमेंट और जो केंद्रीय बैंक होती है वो कुछ उपाय करती है। तो वो जो टर्म होती है साथियों, इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए, इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए सरकार और आरबीआई कुछ न कुछ अपना दिमाग लगाती रहती है। तो उसको हम क्या कहते हैं साथियों? इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए हम लोग एक टर्म अपनाते हैं, उसको हम कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन मतलब अपस्फीति। हिंदी बहुत कठिन है, इतना याद करने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश इसका आसान है, इंग्लिश ही याद कर लेना। जैसे इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा टर्म अपनाते हैं? डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन में क्या करती है? आरबीआई और सरकार मिलकर इन्हीं चीजों को क्या करती है? नियंत्रित करती है। कैसे नियंत्रित करती है साथियों? जैसे अपस्फीति क्या करती है? अपस्फीति जो है साथियों, अपस्फीति मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अपनाई जाती है, डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, डिसइन्फ्लेशन क्या होती है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए जो भी उपाय अपनाई जाती है उसको हम कहते हैं क्या? डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन में सरकार और आरबीआई क्या करती है साथियों? सरकार और आरबीआई मिलकर क्या करती है कि ये जो चीज है, मुद्रा की पूर्ति जो है, इसी को किसी तरीके से कम कर दो। अगर मुद्रा की पूर्ति अगर कम करोगे तो तरलता भी कम हो जाएगी, तरलता कम होगी तो क्रय शक्ति क्षमता कम हो जाएगी, मांग कम होगा तो कीमत कम हो जाएगी, कीमत कम होगा तो महंगाई नियंत्रित हो जाएगी। तो इसका ठीक अपोजिट डिसइन्फ्लेशन में सरकार और आरबीआई मिलकर करती है। अब आप पूछोगे सरकार और आरबीआई कैसे करती है सर, बताइए सर कैसे करती है वो? मतलब कि क्या कहती है कि मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है, तो मुद्रा की आपूर्ति कम करने के लिए आरबीआई क्या करेगी? इंटरेस्ट रेट अपना क्या करेगी? बढ़ा देगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी तो लोग क्या करेंगे? आरबीआई में अपना पैसा जमा करने लगेंगे आरबीआई में। देखो सिंपल सा, सॉरी गलती थोड़ा मुंह से निकल गया, आरबीआई नहीं बैंक होगा यहाँ पे। देखो मुद्रा की आपूर्ति करने के, मुद्रा की पूर्ति को कम करने के लिए, ध्यान समझना, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, शायद पीछे मिस्टेक हो गया कुछ। मुद्रा की पूर्ति अगर यहाँ पे बढ़ी हुई है, इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा टर्म अपनाया जाता है? डिसइन्फ्लेशन, अपस्फीति। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए डिसइन्फ्लेशन अपनाया जाता है साथियों। डिसइन्फ्लेशन में क्या करती है? सरकार और आरबीआई मिलकर मुद्रा की पूर्ति को कम करने की कोशिश करते हैं। मुद्रा की पूर्ति कैसे कम होगी? यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे क्या करते हैं? मुद्रा की जो पूर्ति होती है वो कम करने की कोशिश करते हैं। मुद्रा की पूर्ति जो है वो कम करने की कोशिश करते हैं। और अगर जब मुद्रा की पूर्ति अगर कम करेंगे, तो मुद्रा की पूर्ति अगर कम होगी तो तरलता कम होगी, क्रय शक्ति क्षमता कम होगी, मांग कम होगी, कीमत कम होगी और महंगाई नियंत्रित हो जाएगी। तो मुद्रा की पूर्ति आप पूछोगे कैसे कम करते हैं?
तो मुद्रा की पूर्ति कम करने के लिए साथियों सरकार क्या करती है, मुद्रा की पूर्ति कम करने के लिए सरकार क्या करती है, मुद्रा की पूर्ति कम करने के लिए सरकार क्या करती है साथियों, कि जो भी विभिन्न योजनाओं के तहत पैसा देती है उसमें थोड़ा थोड़ा कमी करने लगती है, जिससे कि मुद्रा जो है कम से कम मात्रा में बाजार में जाए, पहला चीज। दूसरी चीज क्या करती है साथियों, कि जो उत्पादक वर्ग है महंगाई को कंट्रोल करना है, क्योंकि वहां पे कीमत को क्या करना है, कंट्रोल करना है। कीमत को कंट्रोल साथियों सप्लाई को बढ़ा के भी किया जा सकता है। अगर हम सप्लाई बढ़ा दें, अगर हम सप्लाई किसी भी चीज का बढ़ा दें, सप्लाई अगर बढ़ाएंगे तो कीमत क्या होगी, कम होगी। तो सरकार क्या करती है, जो भी उत्पादक वर्ग हैं उनके मालिकों को बुलाती है और बोलती है बेटा एक काम करो, अपनी सप्लाई थोड़ा बढ़ाओ, मार्केट में और सप्लाई दो। अगर सप्लाई ज्यादा रहेगी मार्केट में ना, तो डिमांड भी बढ़ा हुआ है, सप्लाई भी जाएगी, तो डिमांड और सप्लाई जब बराबर होगी तो कीमत क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। तो सरकार ये सब नीति अपना के क्या करती है, डिसइन्फ्लेशन के तहत ये सब नीति अपनाती है और इन्फ्लेशन को क्या करती है, नियंत्रित करने की कोशिश करती है। आरबीआई क्या करती है, आरबीआई साथियों क्या करती है, आरबीआई अपने जो ब्याज दर है वो कम कर देती है। अगर वो ब्याज दर कम करेगी, अपना ब्याज दर कम करेगी, तो बैंक भी अपना ब्याज दर क्या करेंगे, बैंक भी नहीं सॉरी आरबीआई क्या करती है, ध्यान से समझना, आरबीआई क्या करती है, पैसा बहुत है, पैसा मार्केट में बहुत है, तो आरबीआई अपना ब्याज दर क्या करेगी, बढ़ा देगी। आरबीआई अगर ब्याज दर बढ़ाएगी तो बैंक भी अपना ब्याज दर बढ़ा देंगे। जब बैंक अपना ब्याज दर बढ़ाएंगे तो लोग बैंकों में अपना पैसा रखने के लिए जाएंगे, क्योंकि पहले 6% मिलता था ब्याज दर, अब 8% मिल रहा है, तो लोग जाएंगे बैंकों में पैसा रखने। तो लोग बैंकों में पैसा, मार्केट से पैसा कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा। तो मार्केट से पैसा, तरलता क्या होगी, कम होगी। तरलता कम होगी तो क्रय शक्ति क्षमता कम होगी, क्रय शक्ति क्षमता कम होगी तो मांग कम होगा, मांग कम होगा तो कीमत कम होगा, कीमत कम होगा तो महंगाई नियंत्रित हो जाएगी। तो डिसइन्फ्लेशन क्या होता है साथियों, इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए, लिख लेना, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है साथियों, इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए सरकार और केंद्रीय बैंकों द्वारा जो भी नीति अपनाई जाती है उसको हम डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। डिसइन्फ्लेशन के तहत इन्फ्लेशन को नियंत्रित किया जाता है, मतलब मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की जो टर्म होती है वो क्या होती है, डिसइन्फ्लेशन कहलाती है। ठीक है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित कहाँ करते हैं, डिसइन्फ्लेशन में। अब एक साथियों, एक यहाँ पे इसको लिखे रहने देते हैं, मुद्रा की पूर्ति जो होती है यहाँ पे अधिक होती है। ठीक है, एक इन्फ्लेशन का एक ठीक उल्टा होता है, ये डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए होता है। लेकिन एक होता है डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन नहीं, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन, डिफ्लेशन का मतलब अस्फीति। लिख लेना आप लोग फिर से, हम तो यहीं पे बना दिए हैं। इन्फ्लेशन का, इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए डिसइन्फ्लेशन। अब एक होता है डिफ्लेशन, अस्फीति, ये इसका क्या होता है, ठीक अपोजिट होता है। इसका जो होता है वो ठीक क्या होता है, अपोजिट होता है। इन्फ्लेशन का ठीक अपोजिट होता है डिफ्लेशन। जो इसमें चीजें होती हैं उसकी ठीक अपोजिट जो होती है वो डिफ्लेशन में होती है। डिफ्लेशन में क्या होती है, मुद्रा की पूर्ति क्या होती है, डिफ्लेशन में क्या होती है, हम लिख दे रहे हैं, डिफ्लेशन में क्या होती है साथियों, मुद्रा, ये एक तरह से ना साथियों, डिफ्लेशन में क्या होती है, इन्फ्लेशन की ठीक विपरीत अवस्था होती है, एक तरह से मंदी की भी अवस्था कहते हैं इसको। यहाँ पे क्या होगी, मुद्रा बाजार में बहुत कम होता है, मुद्रा बाजार में बहुत कम होगी, लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, मांग ही नहीं करेंगे, मांग नहीं करेंगे तो उत्पादक जो है वो, उत्पादक वर्ग उत्पादन भी नहीं करता है, उत्पादन नहीं करता, वस्तु की कीमत है भी लेकिन कोई खरीदने वाला ही नहीं है, तो नहीं है तो फिर वो उत्पादन नहीं हो रहा है, उत्पादन नहीं हो रहा है तो वो कंपनी क्या करती है, अपने यहाँ से लोगों को निकालना शुरू करती है, बेरोजगारी बढ़ता है ना। और बेरोजगारी बढ़ती है तो सिंपल सी बात है, अर्थव्यवस्था में क्या आएगी, मंदी आएगी। डिफ्लेशन साथियों इसका ठीक जो है अपोजिट अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, बाजार में द्रव्य की जो आपूर्ति होती है, द्रव्य की जो आपूर्ति होती है, मतलब पैसे की जो आपूर्ति होती है वो क्या होती है, कम होती है। जब पैसे की आपूर्ति कम होगी तो तरलता क्या होगी, तरलता क्या होगी, तरलता कम होगी। द्रव्य की आपूर्ति कम होगी, तरलता कम होगी, तरलता कम होगी तो मांग में क्या होगी, कमी आएगी। तरलता अगर कम होगी तो मांग में क्या आएगी, तरलता अगर कम होगी तो मांग में क्या आएगी, कमी आएगी। जब मांग में कमी आएगी तो अगर मांग में कमी है तो वस्तु का क्या होगा, वस्तु के मूल्य में, वस्तु के मूल्य में क्या होगी, वस्तु के मूल्य में
वस्तु के मूल्य में कमी। जब वस्तु के मूल्य में कमी आएगी तो जो उत्पादक वर्ग है वो हतोत्साहित हो जाएगा, जो मतलब उत्पादन कर रहा है, जो कंपनी लगा रहा है, उत्पादक वर्ग जो है वो हतोत्साहित होगा कि अरे यार मांग ही नहीं हो रहा है तो हम क्या उत्पादन करें। अब जैसे मूल्य में कमी है, मांग में कमी है, तो उत्पादक वर्ग हतोत्साहित होगा। उत्पादक वर्ग अगर हतोत्साहित होगा, इसको हटा देते हैं साथियों यहाँ से। अगर उत्पादक वर्ग अगर हतोत्साहित होगा तो क्या करेगा, उत्पादन क्या कर देगा। उत्पादक वर्ग अगर हतोत्साहित होगा तो क्या कर देगा, उत्पादन, इसके ठीक नीचे बना लेना ग्राफ, उत्पादन क्या कर देगा, कम कर देगा। अगर वो उत्पादन कम किया, अगर वो उत्पादन कम किया तो उत्पादन कम करेगा तो लोगों को निकालेगा, तो क्या हो जाएगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो आर्थिक मंदी आएगी। मंदी आएगी तो इसी को कहते हैं अवस्फीति। इसको क्या कहते हैं, अविस्फीति। अविस्फीति साथियों एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे द्रव्य की आपूर्ति कम होती है। द्रव्य की आपूर्ति कम होगी, तरलता कम होगी, तरलता कम होगी, मांग में कमी होगी, मांग में कमी होगी, मूल्य में कमी होगी, उत्पादक वर्ग हतोत्साहित होगा, उत्पादन कम करेगा, उत्पादन कम करेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो आर्थिक मंदी आएगी, मंदी आएगी तो इसी को कहते हैं अविस्फीति। ठीक है, आई होप आप लोग अविस्फीति भी समझ गए होंगे। अब अविस्फीति को, जैसे इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए हम लोग क्या अपनाते थे, डिसइन्फ्लेशन, वैसे डिफ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए हम लोग रिफ्लेशन अपनाते हैं। रिफ्लेशन मतलब संस्फीति। ठीक है, इसमें क्या करते हैं साथियों, वही है, यहाँ पे आपूर्ति कम है तो सरकार और आरबीआई, जैसे इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए डिसइन्फ्लेशन था, उसमें सरकार और आरबीआई मिलकर क्या चाहते थे कि द्रव्य की आपूर्ति कम हो, तो वो वही उपाय अपनाते थे। ठीक उसका अपोजिट यहाँ अपनाएंगे कि द्रव्य की आपूर्ति किसी तरीके से क्या हो जाए, द्रव्य की आपूर्ति किसी तरीके से क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो इन्फ्लेशन का जो ठीक अपोजिट होता है, डिफ्लेशन का जो ठीक अपोजिट होता है, डिफ्लेशन का ठीक अपोजिट होता है वो होता है रिफ्लेशन, संस्फीति। संस्फीति में क्या करते हैं, एक लाइन में लिख लेना, संस्फीति में क्या करते हैं, संस्फीति में अविस्फीति को नियंत्रित करने की सरकार और आरबीआई मिलकर कोशिश करते हैं। जैसे इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए सरकार और आरबीआई डिसइन्फ्लेशन में कोशिश करते थे, उसी का ठीक अपोजिट है डिफ्लेशन में, मतलब अविस्फीति में रिफ्लेशन के तहत इसको नियंत्रित करते हैं। इसको नियंत्रित करने के लिए द्रव्य की आपूर्ति क्या करेंगे, आरबीआई और सरकार मिलकर कोशिश करेगी कि द्रव्य की आपूर्ति को बढ़ा दें। तो द्रव्य की आपूर्ति बढ़ाएंगे, तरलता बढ़ जाएगी, तरलता बढ़ाएंगे, मांग में बढ़ जाएगी, मांग बढ़ाएंगे, मूल्य में वृद्धि हो जाएगी, मूल्य बढ़ाएंगे तो उत्पादक वर्ग और खुशी होगा, और खुशी होगा, तो खुशी होगी तो क्या करेगी, खुशी होगी तो और ज्यादा उत्पादक करेगी और लोगों को रोजगार देगी, तो आर्थिक जो है मंदी की जगह आर्थिक जो है तेजी आ जाएगी, तो तेजी आ जाएगी तो हमारा अविस्फीति क्या हो जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा। अच्छा, एक डायग्राम बना लेना, इसी के नीचे हम आपको फिर से बनाते हैं। द्रव्य की आपूर्ति क्या होती है, अधिक, तरलता क्या होगी, अधिक, मांग में कमी जो है वो क्या होगी, मांग में क्या हो जाएगी, मांग में वृद्धि हो जाएगी, तो मूल्य में क्या हो जाएगी, मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। उत्पादक वर्ग हतोत्साहित नहीं होगा, उत्पादक वर्ग क्या होगा, उत्पादक वर्ग उत्साहित हो जाएगा। उत्पादक वर्ग जब उत्साहित होगा, उत्पादक वर्ग उत्साहित होगा तो अधिक उत्पादन करेगा। उत्पादक वर्ग जब उत्साहित होगा तो अधिक उत्पादन करेगा, वो अधिक उत्पादन करेगा तो आर्थिक रूप से तेजी आएगी, आर्थिक तेजी आएगी। जब आर्थिक तेजी आएगी तो अविस्फीति क्या हो जाएगी, नियंत्रित। ठीक है, ये हो गया आपका रिफ्लेशन, ये हो गया आपका रिफ्लेशन। रिफ्लेशन क्या होता है, सिंपल सा अर्थ है, रिफ्लेशन जो है वो अविस्फीति को नियंत्रित करने का एक साधन है। इसके तहत द्रव्य की आपूर्ति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे ये सब चीजें सारी होती है। इसको एक ग्राफ में, इसको अपने बुक में बना लेना। ठीक है, तो इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए डिसइन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन का ठीक उल्टा होता है डिफ्लेशन, और डिफ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए रिफ्लेशन। चार चीजें क्लियर हो गई। अब एक पांचवा अपने टॉपिक पे चलते हैं साथियों। पांचवा जो एक टर्म है हम लोगों का एक निकल गया था, इसको बना लेना, रोक के बना लेना, अपने बुक में लिख लेना, नोटबुक में। अब एक पांचवा जो हमारा एक साथियों एक नया टर्म निकल के आता है, उसका नाम है स्टैगफ्लेशन। एक होता है स्टैगफ्लेशन,
स्टैगफ्लेशन। क्या है? स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का हिंदी होता है साथियों निस्पंदन। स्टैगफ्लेशन क्या है अभी समझते हैं। स्टैगफ्लेशन साथियों कुछ नहीं होता है। स्टैगफ्लेशन का सिंपल से इतना मतलब है कि स्टैगफ्लेशन में क्या होता है साथियों, स्टैगफ्लेशन में मंदी की भी अवस्था होती है, मंदी की भी अवस्था होती है, साथ साथ स्फीति भी होती है। मतलब कि मुद्रा की जो इन्फ्लेशन है वो भी रहेगी और मंदी भी रहेगी। ठीक है, कहने का मतलब कि बेरोजगारी भी रहती है, कहने का मतलब कि बेरोजगारी भी रहती है और प्लस स्फीति भी रहती है, दोनों साथ साथ रहते हैं। अब पूछोगे सर ये कैसे साथ साथ रहते हैं, इसको कैसे दूर किया जाए? बहुत खतरनाक स्थिति है साथियों, बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति है। यहाँ पे मंदी भी रहती है और स्फीति भी रहती है, यहाँ पे बेरोजगारी भी रहती है प्लस स्फीति भी रहती है। यहाँ पे देखिए इन्फ्लेशन क्या होगा, यहाँ पे ये जो टर्म होती है, यहाँ पे जो ये स्थिति किसी देश की आ जाती है स्टैगफ्लेशन की स्थिति, इन्फ्लेशन बढ़ती है, जीडीपी जो है वो गिर रही है। जीडीपी हमने पिछले वीडियो में समझाया था जीडीपी क्या, इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, जीडीपी गिर रही है, और जीडीपी के साथ साथ जीडीपी तो गिर ही रही है, साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जो है मतलब जो रोजगार है, रोजगार भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बहुत खतरनाक स्थिति है। अब सरकार करे तो करे क्या करे, सरकार अगर एम्प्लॉयमेंट, अगर जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट अगर गिर, मतलब कि रोजगार अगर गिर रही है, रोजगार बढ़ाने के लिए अगर पैसा अगर लोगों को दे तो भी इन्फ्लेशन तो खुद ही बढ़ा हुआ है। अगर लोगों के पास पैसा नहीं है, जीडीपी गिर रही है, एम्प्लॉयमेंट गिर रही है, तो सरकार पैसा, आरबीआई पैसा अगर मार्केट में छोड़ना भी चाहे तो देखिए इन्फ्लेशन भी बढ़ी हुई है। बहुत खतरनाक स्थिति हुई साथियों। तो इसका कहने का मतलब यह है कि स्टैगफ्लेशन में क्या होती है, मंदी और स्फीति दोनों साथ साथ चलती हैं। स्टैगफ्लेशन हालांकि ऐसा बहुत कम देशों में देखा जाता है, बहुत रेयर कंडीशन ही होता है ऐसा, लेकिन प्राय ये स्थिति आती है कभी कभी किसी किसी देशों में, और इससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। क्या स्थिति होती है इसमें, मंदी और स्फीति दोनों साथ साथ होती है, प्लस बेरोजगारी भी होती है और स्फीति भी होती है, बेरोजगारी भी होती है, स्फीति भी होती है। और तीसरा, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ होता है, जीडीपी बहुत कम होता है, जीडीपी गिरता हुआ होता है, गिर रहा होता है, और रोजगार भी क्या होता है, गिर रहा होता है। ये तीन चीजें होती हैं साथियों कि इसको अगर किसी देश में अगर ऐसी दशा देखने को मिलती है तो उसको हम कहते हैं यार स्टैगफ्लेशन की स्थिति में। हालांकि ये बहुत बुरी स्थिति है साथियों, है ना, स्टैगफ्लेशन। ठीक है, स्टैगफ्लेशन क्या है, मंदी और स्फीति दोनों साथ साथ रहते हैं। अब एक लास्ट है साथियों स्टैगफ्लेशन के बाद, स्क्यू इन्फ्लेशन। क्या है, स्क्यू इन्फ्लेशन। स्क्यू, स्क्यू इन्फ्लेशन, इसका हिंदी भी साथियों यही होता है, स्क्यू स्फीति। ठीक है, अब आप कहोगे सर स्क्यू इन्फ्लेशन क्या है, सिंपल सा समझने की कोशिश करना साथियों। स्क्यू इन्फ्लेशन ऐसी होती है साथियों, स्क्यू इन्फ्लेशन, स्क्यू इन्फ्लेशन में मुद्रा स्फीति भी होती है और मुद्रा संकुचन भी होती है। यहाँ पे इन्फ्लेशन भी होती है, यहाँ पे इन्फ्लेशन की भी स्थिति होती है, और प्लस साथ साथ इन्फ्लेशन की भी स्थिति होती है, मुद्रा स्फीति की भी स्थिति होती है, प्लस साथ साथ डिफ्लेशन की भी स्थिति देखने को मिलती है। मुद्रा इस स्फीति की भी स्थिति देखने को मिलती है, साथ साथ हमको संकुचन की भी स्थिति देखने को मिलती है। अब आप कहोगे सर ये क्या बात है, इसको थोड़ा समझाओ। समझाते हैं, अभी देखना। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर एक चीज का दाम बढ़ा हुआ होता है या हर एक चीज का दाम घटा हुआ होता है, ऐसा नहीं होता है। ये ऐसी जब स्थिति आती है ना स्क्यू इन्फ्लेशन में, तो क्या होती है कि सब जो अर्थव्यवस्था होती है वहां पे कुछ वस्तुओं का दाम बहुत अधिक बढ़ गया होता है और कुछ वस्तुओं का दाम गिरा हुआ होता है। जैसे अभी भारत में ही देखो, भारत में अधिकतर वस्तुओं का दाम जो है बढ़ा हुआ है, अधिकतर वस्तुओं का दाम बढ़ा हुआ है, इन्फ्लेशन है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का दाम, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, है ना, वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, इन सब का दाम धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एक तरफ देखें तो खाद्य पदार्थों के दामों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, कुछ वस्तुओं के दामों में वृद्धि हो रही है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स के दाम में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी अर्थव्यवस्था में कुछ चीजों के दाम में वृद्धि हो और कुछ चीजों के दाम में कमी हो, तो दोनों अगर दोनों अर्थव्यवस्था में दोनों चीजें मौजूद होती हैं तो अर्थव्यवस्था कैसी है, स्क्यू इन्फ्लेशन। कहेंगे कि स्क्यू स्फीति की स्थिति में वो चला गया है। तो स्क्यू स्फीति क्या होती है,
स्फीति भी रहे और संकुचन भी रहे। जैसे खाद्य पदार्थों के दामों में वृद्धि, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के दामों में, मोबाइल के दामों में कमी। तो क्या हो गए, कुछ पदार्थों, कुछ वस्तुओं सेवाओं के दामों में वृद्धि है और कुछ वस्तुओं और सेवाओं के दामों में कमी है। तो ये हो गई स्क्यू इन्फ्लेशन, इसको कहते हैं स्क्यू स्फीति। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने साथियों? इन्फ्लेशन क्या है ये पढ़ा, इन्फ्लेशन के प्रकार क्या क्या है ये पढ़ा, इन्फ्लेशन के कारण क्या है ये पढ़ा, विभिन्न अवधारणाओं में हमने रिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, स्क्यू इन्फ्लेशन, ये 5 चीजें पढ़ ली। अब एक लास्ट आपका बचता है साथियों, एक लास्ट है फिलिप्स वक्र। ये पढ़ के आज का हम वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। तो लास्ट आपका एक बचता है, इसको हटा देते हैं। अवधारणाएं हम लोग शायद समझ चुके हैं। एक आपका लास्ट बचता है फिलिप्स वक्र। ठीक है, फिलिप्स कर्व। ठीक, फिलिप्स वक्र क्या है ये समझते हैं साथियों। फिलिप्स जो थे एक न्यूजीलैंड के अर्थशास्त्री थे। ठीक है, न्यूजीलैंड के अर्थशास्त्री थे A.W. फिलिप्स इनका नाम था। और ये इन्होंने क्या दिया, इन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया साथियों। इन्होंने जो है ना, ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है 1861 से लेके, देखो फिलिप्स कौन है, पहले सबसे बड़ी बात एक चीज समझना, जो ये फिलिप्स महाशय हैं, ये जो है न्यूजीलैंड के एक अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, ये एक न्यूजीलैंड के अर्थशास्त्री है। इन्होंने क्या किया साथियों कि ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था वो भी कब से कब तक, 1851 से लेके 1987 तक, 1957 तक इन्होंने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया। 1851 से लेके 1957 तक इन्होंने जो है ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का डीप में जाकर अध्ययन किया और इन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया? फिलिप्स कर्व इन्होंने इस सिद्धांत दिया। फिलिप्स कर्व क्या कहता है, फिलिप्स कर्व क्या कहता है साथियों, इस पे क्वेश्चन अभी पूछा गया, बहुत सारे एग्जामों में पूछता है। तो फिलिप्स कर्व क्या कहता है? फिलिप्स कर्व साथियों ये कहता है कि जो इन्फ्लेशन होती है, जो मुद्रास्फीति होती है, वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? अनएम्प्लॉयमेंट के, बेरोजगारी के। अब कहोगे सर ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? तो सिंपल सा मतलब है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उल्टा है ना, इन्फ्लेशन यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जो मुद्रास्फीति है वो बेरोजगारी के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका कहने का मतलब है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो बेरोजगारी कम होगी, और अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन क्या होगा? कम होगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो बेरोजगारी कम हो रही है, अगर इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो बेरोजगारी बढ़ रही है। ठीक है, इन्होंने यह सिद्धांत दिया। फिलिप्स कौन थे? न्यूजीलैंड के अर्थशास्त्री थे। इन्होंने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को 1851 से लेकर 1957 तक बहुत मतलब सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन किया और इन्होंने एक सिद्धांत दिया। सिद्धांत क्या था? उनको फिलिप्स कर्व के नाम से जाना गया। सिद्धांत में इन्होंने ये सिद्धांत दिया कि जो मुद्रास्फीति होती है वो बेरोजगारी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कहने का मतलब है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो बेरोजगारी कम होगी, अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। ठीक है, इन्होंने एक ग्राफ बनाया, इन्होंने एक ग्राफ दिया, देखो इन्होंने एक ग्राफ दिया। क्या दिया ग्राफ में? यहाँ पे मान लेते हैं मुद्रास्फीति दर है, बना लेना ये मेरे साथ साथ। ये हो गई मुद्रास्फीति दर, ये हो गई बेरोजगारी। ठीक है, कहा कि अगर मुद्रास्फीति दर, ये ग्राफ दिया, ठीक है, ये इन्होंने ये ग्राफ दिया, कहा ये मान लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी, इन्फ्लेशन मान लेते हैं कि 5 यहाँ पे मुद्रा 5% है, तो बेरोजगारी कहाँ है? 1 और 2 के बीच में। इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी क्या होगी? कम होगी। अगर इन्फ्लेशन को अगर हम कम करेंगे तो बेरोजगारी क्या होगी? बेरोजगारी बढ़ जाएगी। ध्यान से समझना, कहा कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी तो बेरोजगारी क्या होगी? बेरोजगारी 1 से 2 के बीच में कहीं है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन अगर कम कर रहे हैं तो बेरोजगारी क्या हो रही है? 2 से ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब अगर मुद्रास्फीति अगर बढ़ानी है, अगर बेरोजगारी कम करनी है तो मुद्रास्फीति को हमको बढ़ाना होगा।
अगर बेरोजगारी अगर मुद्रास्फीति अगर कम होगी तो बेरोजगारी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये इन्होंने कर दिया था साथियों, इसको बना लेना। मुद्रास्फीति दर ये है और ये बेरोजगारी नीचे वाला लाइन शो कर रहा है साथियों। अगर मुद्रास्फीति 5 अंकों की है, 5% की दर से बढ़ रही है, तो बेरोजगारी 1 से 2 के बीच में कहीं है, मान लेते हैं 1.2 पे। अगर यही मुद्रास्फीति 3% पे कम किए तो बेरोजगारी क्या हो गई, बढ़ गई। तो इन्होंने सिद्धांत दिया कि अगर हमको बेरोजगारी कम करनी है तो हमको उच्च मुद्रास्फीति की दर को बर्दाश्त करनी होगी। अगर बेरोजगारी अगर हमको कम करनी है तो हमको उच्च मुद्रास्फीति की दर को बर्दाश्त करनी होगी। हमको बेरोजगारी अगर 1% पे लाना है तो हमको 5% से थोड़ा मुद्रास्फीति और बढ़ाना ही पड़ेगा। तो ये इन्होंने सिद्धांत दिया है। फिलिप्स चक्र क्या कहता है, जो मुद्रास्फीति होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है, किसकी, बेरोजगारी की। ठीक है, ये मेरा आज का चैप्टर था। क्या क्या पढ़ा साथियों, इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन की परिभाषा क्या क्या है, फिर इन्फ्लेशन के कारण क्या क्या है, इन्फ्लेशन के प्रकार क्या क्या है, फिर ये हमने फिलिप्स चक्र पकड़ा और उनसे संबंधित विभिन्न अवधारणाओं को भी समझा। जैसे रिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, स्क्यू इन्फ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, ये सारी चीजें एक एक करके मैंने आप तक पहुंचा दी है। तो ये फिलिप्स वक्र हो गई। इससे क्वेश्चन आता है, सीधा पूछेगा कि इन्फ्लेशन व्युत्क्रमानुपाती होता है अनएम्प्लॉयमेंट के, कि इन्फ्लेशन समानुपाती होता है अनएम्प्लॉयमेंट के, या इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है। देखो इन्फ्लेशन अगर उल्टा है ना, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, कम होगा। अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल। आज की वीडियो को साथियों यहीं रोकते हैं। अभी इन्फ्लेशन चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है, अभी इसमें बहुत सारी चीजें हमको जानने को बाकी है साथियों। धीरे धीरे करके 1-2 वीडियो के माध्यम से और हम समझने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो को हम यहीं रोकते हैं साथियों। आप इस चीज को लिखिए, पढ़िए और रिवीजन कीजिए, नोट्स बना लीजिए साथियों, और आप अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। खूब मन से पढ़िए साथियों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।